हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना ये जो वीडियो, इसमें आप लिटरेचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेनेसांस यानी कि पुनर्जागरण, यानी कि रिबर्थ, यानी रिवाइवल। किस चीज़ का ये रिवाइवल? पुराने कल्चर का, पुराने रोमन एम्पायर के जो ट्रेडिशंस थे, जो कस्टम्स थे, उनका रिवाइवल। इसी सीरीज़ में अब आप पढ़ोगे कि बुक्स या लिटरेचर्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा और किस तरीके से किताबों ने लोगों के इंटेलेक्चुअल जो हॉराइजन्स थे इनको जो है वो ब्रॉड करा, और इसके बाद धीरे धीरे अच्छे साहित्य को, अच्छे लिटरेचर को पढ़ के लोग अपने जीवन को बदलते चले गए। तो द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, ये जो हमारा आज का वीडियो अभी हम शुरू करने वाले हैं, इस फर्स्ट प्रिंटेड बुक का मतलब है कि हज़ारों लाखों साल पहले, आपको भी पता है कि आज की तरीके की प्रिंटेड बुक्स अवेलेबल नहीं थी। तो कैसे लोग ज्ञान प्राप्त करते थे भाई? बहुत अलग अलग तरीके थे। या तो ओरल ट्रेडिशन के थ्रू, यानी कि एक बहुत पुरानी और सबसे जो फेमस परंपरा है, वो परंपरा ट्रेडिशन क्या है कि जो गुरु होता है, जो टीचर्स होते थे, दे यूज्ड टू स्पीक द नॉलेज, है ना, वो उस नॉलेज को क्या करेंगे, है ना, रिसाइट करेंगे, उसको बोलेंगे, और उसको सुनने वाले स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स उसको सुनेंगे और उसको अच्छे से डाइजेस्ट करेंगे, रिटेन करेंगे मेमोरी में। इस तरीके से वो आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि राइटिंग ट्रेडिशंस नहीं होते थे। इसके बाद कई सालों बाद मेटल्स पे बार्क लीव्स जो होती हैं, है ना, पेड़ों की छाल, ट्रीज की बार्क्स जो होती हैं, लीव्स जो होती हैं, है ना, पाम ट्रीज वगैरह की जो पत्तियां होती थी, इन पे लिखने का काम शुरू हुआ और इस तरीके से वो प्रिजर्व किया गया। और इसी तरीके से हज़ारों साल बाद आपका जो एशिया है, उसमें चाइना में प्रिंटिंग पेपर के ऊपर काम शुरू हुआ, और इस तरीके से पेपर जो है वो आगे आया यूरोप तक। कैसे? चाइना से वो आपके मंगोलों के पास, और मंगोलों से फिर वो आगे पूरे यूरोप और बाकी जगहों पर फैलना शुरू हुआ। तो इस तरीके से जब यूरोप में ये प्रिंटेड बुक्स पहुंचनी शुरू हुई, या कह दो यूरोप में जब पहली बार गटनबर्ग ने प्रिंटिंग करनी शुरू करी, तो इस प्रिंटेड बुक ने लोगों के दिमाग को पूरी तरीके से बदल ही दिया। क्यों? अभी तक जो वो सुनते आ रहे थे, वो सारी चीज़ें, जो पढ़ी हुई चीज़ें थी, उनसे काफ़ी कुछ डिफ़र कर रही थी। साथ साथ अब उन्हें डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता था। किन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता था? अब उन्हें डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता था उन क्लर्जीज और पोप और जो रिलीजियस लीडर्स थे उनके ऊपर, क्योंकि कई बार वो डिस्टॉर्ट भी करते थे। वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, इसका ऑथेंटिकेशन कैसे हो, ये सारा कुछ जो है वो बुक्स के पहुंचने के बाद पता चल गया। तो बुक्स किस लेवल पर चेंजेस लेके आ रही हैं, हम समझते हैं आज की वीडियो में। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, ये वो कॉपी आप देख रहे हैं, इस कॉपी को हम कहते हैं 42 लाइन बाइबल या गटनबर्ग बाइबल, ठीक है। यानी ये उस बाइबल की कॉपी है जो सबसे पहले प्रिंट की गई थी, है ना, गटनबर्ग ने जिसको प्रिंट किया था। तो चलिए गुटेनबर्ग जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। चलिए, सो द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन ऑफ द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के कुछ बड़े क्रांतिकारी परिवर्तनों में से एक सबसे बड़ा परिवर्तन जो था वो ये था कि मास्टरी ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग, यानी कि प्रिंट की जो तकनीक है ना, प्रिंट करने की, छापने की जो टेक्निक है, इसके ऊपर काम होना शुरू हुआ। तो 16वीं शताब्दी में यूरोप में बड़ी दूर से ये जो पेपर की टेक्निक है ये पहुंची, क्योंकि अब ये समय ऐसा था, आपको भी पता है, पिछले वीडियो से आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। पिछले वीडियो से मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि किस तरीके से यूरोपियन जो ये रेनेसांस है उसका बैकग्राउंड बन रहा है। कैसे कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं, जैसे इटली, जैसे हमारे इटालियन शहर जैसे वेनिस, फ्लोरेंस, जिनोवा, तो इन शहरों में धीरे धीरे जो सिस्टम था, जो पॉलिटिकल सिस्टम था, चूंकि वो फ्यूडल से काफ़ी दूर था, पूरी तरह से फ्यूडलिज्म में नहीं इंडल्ज था, इसलिए वहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स की ग्रोथ हुई, और उन इंटेलेक्चुअल्स ने धीरे धीरे एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जो ह्यूमन सेंट्रिक हुआ। वहाँ पर अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस इस्टाब्लिश हुए, और धीरे धीरे अब प्रिंटिंग प्रेस जो है ये आम लोगों तक किताबों को पहुंचाएगा, लिटरेचर को पहुंचाएगा, साहित्य को पहुंचाएगा। तो 16th सेंचुरी में सबसे बड़े परिवर्तनों में एक परिवर्तन, जो क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा था, वो ये परिवर्तन हो रहा था कि उस ज़माने में यूरोप का जो एरिया है, यूरोप जो क्षेत्र है, वहाँ पर
प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होना शुरू होगा, ठीक है। और आपको भी पता है कि इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए कहीं ना कहीं यूरोपियंस जो हैं वो उनको एशिया के प्रति हमेशा क्या होना होगा, हमेशा वो एक तरीके से अगर ग्रैटिट्यूड फील करें, तो आभार व्यक्त करें, तो ये कोई कमी वाली बात नहीं होगी, ना करें तो कोई बात नहीं है। लेकिन इसके लिए यूरोपियंस जो है वो हमेशा कर्जदार रहेंगे, किसके? चाइनीज़ लोगों के, क्योंकि चाइनीज़ लोगों ने, आपको पता है कि जो पेपर है उस पेपर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू किया। चाइनीज़ लोगों ने इस ज्ञान को कई सालों तक छुपा के रखा था, लेकिन बाद में जब मंगोल इन्वेजन्स हुए, पहले तो इस्लामिक इन्वेजन्स हुए, इस्लामिक इन्वेजन्स से भी वो चीज़ थोड़ा बहुत निकल के आई, फिर मंगोल इन्वेजन्स हुए, और इसके बाद इस्लामिक और मंगोल इन्वेजन्स ने इन ज्ञान को या इस तरह के ज्ञान को जो छुपा के रखा गया था चाइना में, फोर्स किया कि अब आप वो बताएं लोगों को। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो इस तरीके से एशिया से, यानी कि आपके चाइना से बाकी एशिया के कंट्रीज़ की तरफ, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट की तरफ फैली। और आपको भी पता है कि अब यूरोप का क्या हो रहा था, इंटरैक्शन हो रहा था किनसे? मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशियन कंट्रीज से, इस्लामिक जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनके साथ भी, इसके अलावा क्या नाम है, इस्लामिक जो जगत है उनके साथ भी। मंगोल्स का जो डोमिनेंस है वो हो ही चुका है इस क्षेत्र में, अभी कुछ समय पहले आपने वो सारे चैप्टर्स कवर किए। तो अब जब रिवाइवल हो रहा है तो उन सारी चीज़ों को ध्यान दिया जा रहा है कि क्या क्या था, किस किस तरीके से स्कॉलर्स यहाँ पर चीज़ों को रिकॉर्ड करके रख के गए हैं। तो अब वो चीज़ वापस से लिंक करी जा रही है, और इसी कड़ी में यूरोपियंस ने चाइनीज़ के इस गिफ्ट को, या इस चाइनीज़ गिफ्ट को जिसे आप पेपर कहते हैं, इसको यूरोप लेकर आए, ठीक है। और धीरे धीरे इसी के ऊपर काम शुरू हुआ। एक पर्सन है जोहानस गुटेनबर्ग, ये एक स्कॉलर कह दें, ठीक है, रिलीजियस फिगर कह दें। तो इन्होंने सबसे पहले, एक जर्मन स्कॉलर है जिन्होंने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी। ये वो पहली प्रिंटिंग मशीन है जो गुटेनबर्ग ने बनाई, और इसमें प्रिंटिंग का काम शुरू हुआ। तो जैसे ही प्रिंटिंग का काम शुरू होगा, वैसे ही सबसे पहले जो बुक बनी थी, इसको कहा गया था गुटेनबर्ग बाइबल या 42 लाइन्स बाइबल, जो कि सबसे पहली बुक उन्होंने प्रिंट करी थी इस मशीन के थ्रू। चलो धीरे धीरे जब प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हो गया, तो प्रिंटिंग प्रेस के डेवलपमेंट से बुक्स और लिटरेचर्स को प्रिंट किया जाना शुरू किया गया। 15वीं शताब्दी, या मैं कहूँ 16वीं शताब्दी का जस्ट शुरुआत जो है, 16th सेंचुरी के जस्ट शुरुआत में बहुत सारे क्लासिकल टेक्स्ट्स और बहुत सारे लिटरेचर्स जो कि पहले से बड़े बड़े स्कॉलर्स के द्वारा लिखे जा चुके थे, या वो किसी और दूसरे मान लो मीडियम्स में स्टोर किए गए हैं, उनका क्या हुआ प्रिंटिंग करना शुरू किया गया उनको, ठीक है। सो शुरुआत में ये सब लैटिन भाषा में हुआ था, आपको भी पता है, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज जो है वो सबसे पुरानी लैंग्वेजेस में से एक है। रोमन एम्पायर से लेके बाद में भी आप देखोगे जितने भी स्कॉलर्स हैं तो लैटिन में ही लिखेंगे, बाद में उनमें से बहुत सारी बुक अराबिक वगैरह में भी ट्रांसलेट होंगी। तो लैटिन और ग्रीक जो है ये बेसिकली वो लैंग्वेजेस होती थी, है ना, जो उस समय सबसे ज़्यादा प्रेवेलेंट होती थी। ज़्यादातर लिटरेचर आपको उसी में मिलेगा ही। अब जब प्रिंटिंग भी हो रही है, तो चूंकि यूरोप में वही चीज़ ज़्यादा चल रही है, इसलिए उसी तरह की लैंग्वेज में प्रिंट भी करने की कोशिश की जाएगी। चलो, तो बड़े पैमाने पर इस ज़माने में लिटरेचर जो है वो प्रिंट होना शुरू हुआ। कहाँ पर? इटली में। और इटली में क्यों? क्योंकि ये क्या बन रहा है, इटालियन स्टेट्स जो है हमारे, फ्लोरेंस हो गया, वेनिस हो गया, जेनोवा हो गया, ये वो शहर हैं जहाँ से बेसिकली रिवाइवल जो है वो आगे बढ़ रहा है। और इस रिवाइवल का मतलब क्या था? इस रिवाइवल से मतलब था सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस, ठीक है। बड़े लेवल पर सामाजिक, राजनीतिक और जो आर्थिक परिवर्तन थे, इन्हीं को हमने रिवाइवल में काउंट किया है। तो इटालियन स्टेट्स में ये जो बड़े लेवल पर परिवर्तन हो रहे थे, इन बड़े लेवल पर जो परिवर्तन है, उन परिवर्तनों में अब हमारा लिटरेचर कंट्रीब्यूट करना शुरू करेगा। क्लियर है? पहले क्या है? पहले जो बात बता दी गई, ठीक है, पॉइंट ए से, पॉइंट ए क्यों, आप सीधे सीधे कह दो कि हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर था, है ना, चलो ए को हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर मान लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर है, इस फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कौन करता था? क्लर्जी, बिशप और पोप। तो ये कॉमन पीपल को जो कहते थे, ठीक है, कॉमन लोगों को जो कहते थे। इवन हमारा सेकंड ऑर्डर भी बहुत कुछ इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है, पर ये सामान्य व्यक्ति थर्ड ऑर्डर तो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट था। तो सामान्य लोगों को जो कहेंगे वो वही मानेंगे, चाहे आप साइंस के बारे में कहो, ठीक है,
चाहे आप विज्ञान के बारे में बात करो, चाहे आप आर्ट्स के बारे में बात करो, चाहे आप आर्किटेक्चर के बारे में बात करो, चाहे आप पॉलिटी के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में बात करो, ठीक है, चाहे आप इकोनॉमी के बारे में बात करो, हर एक फील्ड में, लिटरेचर के बारे में बात करो, हर एक फील्ड में आपको क्या है, इनका ही इन्फ्लुएंस दिखेगा, ठीक है। और रिलीजन ही डोमिनेट था हर एक फील्ड में, क्लियर है। हर एक चीज़ को रेगुलेट कर लेते थे ये लोग कि लिटरेचर भी लिखा जाना चाहिए तो कैसे लिखा जाना चाहिए, आर्ट्स होनी चाहिए तो किस तरीके के आर्ट्स और आर्किटेक्चर्स जो है वो बनने चाहिए, ठीक है। साइंस के फील्ड में अभी आप आगे देखोगे कि कितने बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। तो साइंस के फील्ड में भी लोग वही मानते थे जो चर्च कहता था, जो पोप कहता था, ठीक है। तो धीरे धीरे अब ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इनको चुनौतियां मिलनी शुरू होंगी। क्यों चुनौतियां मिलनी शुरू होंगी कि जैसे जैसे प्रिंटेड बुक्स जो हैं वो उपलब्ध होना शुरू हुई, वैसे वैसे इनके ऊपर डिपेंडेंसी भी तो कम हुई। अब लोग इन किताबों को खरीद सकते थे और किताबों को खरीद करने के बाद अब उन्हें पढ़ सकते थे और वो उन लेक्चर्स पर या लेक्चर नोट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते थे, जो लेक्चर्स या लेक्चर नोट्स जो है वो प्रोवाइड कराए जाते थे। अब आपके मान लीजिए कुछ बहुत एमिनेंट प्रोफेसर्स हो गए या फिर जो हमारे रिलीजियस फिगर्स हो गए वो, ठीक है। यानी एक तरीके से आप अपने आप को खुद भी क्या कर सकते हैं, अब एनलाइटन कर सकते हैं। तो बुक तो वैसे भी क्या है, बुक एक ऐसा मीडियम है कि जो व्यक्ति किताबों के साथ है वो व्यक्ति कभी अकेला नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो वो एक पुरानी बात नहीं है, कहा जाता है ना कि किताब सबसे बड़े दोस्त हैं, तो वो एक पुरानी बात नहीं है, ये बात 100% 100% जो है वो करेक्ट है। अगर आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो आपका नेचर उन किताबों के हिसाब से, आप जिस तरह जैसी भी किताबें पढ़ेंगे वो आपके ऊपर रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जैसे जैसे ये किताबें उपलब्ध होनी शुरू होती हैं वैसे वैसे छात्र, वैसे वैसे उस समय के जो स्टूडेंट क्लास के लोग हैं वो लोग अब निर्भर ना रह के, कुछ एक निश्चित स्रोतों पर निर्भर ना रह के इन किताबों को खरीदना शुरू करेंगे और बड़े पैमाने पर इन किताबों को पढ़ेंगे। और जैसे जैसे इन किताबों को उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो किताबें क्या करती हैं, किताब जिस पर एक व्यक्ति अपने अनुभव, अपने रिसर्च को क्या करता है, लिखता है, इम्प्रिंट कर देता है। आप जब कोई बुक पढ़ते हो, ठीक है, तो वो बुक कहाँ से आती है, डिपेंड करता है वो बुक लिखी किसने है। तो अब मान लीजिए किसी बहुत बड़े स्कॉलर ने एक बुक लिखी है, तो उसने क्या किया, उसने अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर किए हैं, ठीक है। उसको जो नॉलेज था वो शेयर किया है। ये नॉलेज उसने कहाँ से एक्वायर किया होगा, ये नॉलेज भी उसने एक्सपीरियंस से ही एक्वायर किया होगा, ये नॉलेज उसने रियलाइजेशन से एक्वायर किया होगा। तो जो रियलाइजेशंस हैं, जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, जिसको वो बुक में क्या कर रहा है, एक तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, जब वो पहुंचेगा दूसरे व्यक्ति तक तो उस व्यक्ति के जीवन में हो सकता है बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आए। क्योंकि आइडियाज और ओपिनियंस जो हैं ये क्या थे, पहले इनकी कोई वैल्यू नहीं थी। हमारे फ्यूडल सोसाइटी में, मिडिवल एरा में आइडियाज और ओपिनियंस की कोई बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं थी। दो वर्ग थे, राजा का वर्ग और नोबल्स का वर्ग और साथ साथ क्लर्जी का वर्ग। तो राजा और जो पोप हैं हमारे, यानी धार्मिक नेतृत्व वाले लोग हैं, रिलीजियस लीडरशिप वाले लोग हैं, ये मिलकर समाज को चलाते थे। समाज में नएपन का कोई बहुत विकल्प नहीं होता था, बहुत स्कोप नहीं होता था। इसलिए आइडियाज और ओपिनियंस जो हैं ये बहुत रेस्ट्रिक्टेड थे। खासकर हमारा जो तीसरा वर्ग है, जिसे हम थर्ड स्टेट कहते हैं, तो हमारा जो तीसरा वर्ग है, हमारा जो थर्ड स्टेट है, इसके ओपिनियंस का तो बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है। इसको तो सिर्फ क्या है, खेतों में काम करना है, लोगों की सेवा करनी है। लोगों का मतलब ऊपर के दो वर्गों की सेवा करनी है। कितना भी योग्य हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके आइडियाज और ओपिनियन मैटर नहीं करते थे। और ये पूरा समाज एक निश्चित धारा में बहता था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के कोई ऑप्शन ही नहीं होते थे। आर्ट्स, आर्किटेक्चर, साइंस, मेडिसिन, फिलॉसफी, इन सब में डेवलपमेंट के बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होते थे। तमाम क्लोज्ड सोसाइटी थी एक तरीके से, ठीक है। इसीलिए मिडिवल को पुराने स्कॉलर्स ने क्या कह दिया, डार्क फेज का नाम ही दे दिया, ठीक है। तो अब जैसे जैसे किताबें पढ़ते चले गए और जब नए नए स्कॉलर्स की बुक्स इन्होंने पढ़नी शुरू करी तो क्या हुआ, आइडियाज, नए नए आइडियाज आए, नए नए विचार, ओपिनियन और मत हुए, ठीक है। सूचनाएं, इंफॉर्मेशंस एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचना शुरू हुई, तेजी से सफर करना शुरू करेंगी। पहले किसी एक
क्षेत्र विशेष में किसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी में हो सकता है कोई एक इंटेलेक्चुअल पर्सन रहा हो और उसने शायद कुछ आइडियाज दिए भी होंगे, लेकिन वो आइडियाज कानों तक लोगों के पहुंचे और लोगों को लगा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए वो वहीं दफन हो गए, वहीं मर गए। लेकिन अब जब बुक्स में वही चीजें इंक्लूड होती थी, वो आइडियाज दूर तक ट्रैवल करते थे, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक ट्रैवल करते थे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक ट्रैवल करते थे, और इस तरीके से कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के दिमाग में जाके तो वो हलचल ऐसा मचाई गई कि नहीं, ये आइडिया इंप्लीमेंट करने लायक है। ठीक है ना। इवन सेम कंट्री सेम कॉन्टिनेंट में भी आप देखोगे आगे बहुत बड़ी बड़ी जो है कहानियां हैं इससे रिलेटेड, है ना, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें हैं, तो वो हम पूरा देखेंगे। साइंस के फील्ड में इतने बड़े लेवल पर जो चेंजेस होने वाले हैं जिनको कोपरनिकस ने किया। कोपरनिकस ने क्या नाम है आपकी, जियोसेंट्रिक थ्योरी को चैलेंज करके हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दे दी, लेकिन कोपरनिकस की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो क्या करे, उस थ्योरी को पब्लिक डोमेन में एक्सप्लेन कर सके, बता सके, क्योंकि उसको लगता था कि जैसे ही वो बातें करना शुरू करेगा वैसे ही चर्च ऑब्जेक्शन कर देगा। और चर्च ऑब्जेक्शन ही नहीं करेगा, चर्च उसको एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म से जो है वो गिरा हुआ है, जो जीसस क्राइस्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स को चैलेंज कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के तौर पर पोर्ट्रेट करना शुरू करेंगे। कोपरनिकस नहीं चाहता था कि वो चर्च के साथ या चर्च की अथॉरिटीज़ के नॉलेज को, पुराने ज़माने में मैंने कहा ना कि अब धीरे धीरे इनका फैलाव जब होगा तो कुछ लोग अभी इसको अडॉप्ट करेंगे ना। परिवर्तन आसानी से हो जाता तो कैसे, परिवर्तन इतनी आसानी से अगर हो जाता समाज में तो कैसे, तो फिर सभी लोग आसानी से ना परिवर्तित हो जाते। सामान्यतः परिवर्तन, नॉर्मली जब चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, तो बहुत पेनफुल प्रोसेस होती है। बहुत सारे लोग इसको अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते और बहुत सारे लोग अडॉप्ट करते करते टूट जाते हैं। बहुत कम लोग इसमें अडॉप्ट होते हैं और फिर वो एक नया वर्जन लेके आते हैं अपना। तो इस तरीके से यहाँ आप देखोगे, है ना, इस वीडियो में नहीं लेकिन आगे जब हम साइंस और टेक्नोलॉजी का वीडियो देखेंगे कि कोपरनिकस ने डी रिवोल्यूशनबस जो बुक लिखी और जिसमें हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को प्रपोज करा, तो आगे जाके जब उन्होंने वो बुक अपने शिष्य को दी तो वो शिष्य उस बुक को पढ़ेगा और कहेगा अरे ये तो जो आइडियाज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इतना बड़ा रिसर्च किया, आपने बताया नहीं। अब वो आगे जाके पब्लिक डोमेन में उस बुक को लेके आएगा और खलबली मच गई, है ना। इतनी बड़ी बात कि पोप और बाइबल और चर्च की पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी गोल नहीं है, और अचानक से प्रूफ हो गया कि अरे नहीं, अर्थ तो गोल है और पूरा हमारा जो ये सिस्टम है, हमारा जो सेलेस्टियल जो सिस्टम है, आकाशीय ब्रह्मांडीय तंत्र है, वो जियोसेंट्रिक नहीं है, वो तो हेलियोसेंट्रिक है। यानी हमारी आकाश गंगा जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूमती है, ठीक है, वो सन है, सन सेंट्रिक है। हेलियो का मतलब सन, सेंट्रिक का मतलब केंद्र, यानी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। तो ये नए नए आइडियाज़ आएंगे, फिर गैलीलियो और तमाम बहुत सारे लोग आएंगे जो इन आइडियाज़ को और आगे प्रोपिगेट करेंगे, तो वो सब हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम आते हैं वापस अपने बुक की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ बुक की वजह से हुआ, इसलिए मैंने आपको वहां पर उस चीज को रिलेट करा है। ये बिना किताबों के संभव ही नहीं था, अगर किताबें नहीं होती तो पॉसिबल नहीं है। ये हमारे वही गुटेनबर्ग साहब हैं जिनकी वजह से यूरोप ने किताबें पढ़ना शुरू किया। चलो, The chief reason that the humanist culture of Italy spread more rapidly across the Alps, यानी क्यों, बुक, किताबें ही वो वजह थी, किताबें ही वो रीजन थी जिनकी वजह से बहुत सारे जो मुख्य आइडियाज हैं, ठीक है, स्पेशली द ह्यूमनिस्ट कल्चर जो है, ह्यूमनिस्ट कल्चर इटली के बहुत आगे एल्प्स पर्वत को पार करता हुआ 15वीं शताब्दी में अलग यूरोप के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा, मतलब यूरोप के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचेगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उसके पहले ये अगर विचार थे, जैसे इटली जो है शहर आपका, या इटालियन शहर, इटालियन स्टेट्स की जब मैं बात कर रहा हूँ, इटली तो एक सिटी हो गया आपका, मतलब अब तो एक ऑब्वियस सी बात है कंट्री है, लेकिन उस समय इटालियन स्टेट्स बोलते थे उनको पूरे को। और यहाँ पर जो आपके छोटे छोटे शहर हो गए, ठीक है, वेनिस हो गया आपका, फ्लोरेंस हो गया आपका, जेनोवा हो गया, तो ये जो छोटे छोटे शहर हो रहे थे, इन शहरों में लिबरल आइडियाज पहले भी थे, लेकिन वो लिबरल आइडियाज अभी क्या है, दूर दराज के यूरोप के क्षेत्रों में प्रैक्टिसेबल नहीं थे, क्योंकि फ्यूडलिज्म इतना डीप रूटेड था कि इन आइडियाज को बड़ा मुश्किल था कि वो लोग आगे लेके जाते। वो तो बहुत सालों बाद जब यहाँ पर बहुत बड़े लेवल में कंसोलिडेशन हुआ और हमारा वेस्टर्न यूरोप भी ट्रेड के साथ इनसे जुड़ा, तभी आइडियाज वहां पहुंचने शुरू हो रहे हैं ना।
है ना। और उस समय तो क्या पहुंचने की दर जो है, रेट ऑफ जो ट्रांसमिशन है वो थोड़ा सा कम था, लेकिन ग्रेजुअली क्या हो रहा है, वो रेट ऑफ ट्रांसमिशन अचानक से रैपिड हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अब द बुक्स वर अवेलेबल, किताबें उपलब्ध थी, तो बुक्स अवेलेबल थी, किताबें उपलब्ध थी, जिसकी वजह से ये जो नॉलेज का ट्रांसमिशन हो रहा था वो उसकी जो स्पीड थी इट वॉज मेनी टाइम्स, कई गुना वो बढ़ती चली गई, है ना। तो यूरोप के कई भागों में जो परिवर्तन हो रहे थे वो परिवर्तन अब इसी किताब की वजह से संभव थे, या मैं कह दूं कि किताब में जो आइडियाज नए नए आ रहे हैं, ये नए नए आइडियाज लोगों के इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को, कैपेसिटीज को बढ़ा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा मैंने कहा ना कि यही वो रीजन था कि किताबों की उपलब्धता नहीं थी, बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ द बुक्स। ये जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स थे शुरुआत में लिमिटेड रहे और बहुत धीरे धीरे बढ़े, है ना। अदरवाइज शायद लिटरेचर तेजी से फैल जाता तो ये बहुत और तेजी से फैलता। आज ही के डेट में आप समझ लो कि होता ये है कि यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, किसी कॉन्टिनेंट में या यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई एक्टिविटी होती है और फटाक से वो एक्टिविटी आपको ट्विटर के थ्रू, आपको यूट्यूब के थ्रू, आपको फेसबुक के थ्रू, आपको सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू विद इन मिनट्स जो है वो मिल जाती है। लेकिन आज से 1000 साल पहले, आज से 500 साल पहले, 600 साल पहले ही, 700 साल पहले ही ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती थी इतनी ज़्यादा कि यूरोप के किसी हिस्से में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, महीनों लग जाएंगे आपको या कई उससे भी ज़्यादा समय लग सकता था इस जगह पे आने में, ठीक है। अदरवाइज आप ही देखो कि आप 19th सेंचुरी में जो है 18th सेंचुरी के आसपास, 17th और 18th सेंचुरी के आसपास आप कॉलोनाइज हो रहे थे, ठीक है। यानी ब्रिटेन जो है आपके यहाँ आ रहा था और आपको औपनिवेशिक बना रहा था। मतलब कुल मिला के 17वीं 18वीं शताब्दी में जब यूरोपियन कंपनीज का आना शुरू होगा तो उसी दौरान वहाँ पे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था ना। अगर इतने बड़े लेवल पर इंफॉर्मेशंस का ट्रांसमिशन तेजी से होता तो हमें भी पता चल जाता कि अरे वहाँ इतने बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियल जो है रेवोल्यूशन हुआ है, उसको हमें कॉपी करना चाहिए। तो हमने बहुत बाद में कॉपी किया, ठीक है। और इवन अंग्रेज शासन करते रहे, सालों साल, 200 साल तक शासन करके चले गए, तब जाके उसके बाद हमने अपना मतलब फुल फ्लेज इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। तो ये जो बुक्स का एक जो फ्लो है या नॉलेज का जो फ्लो है वो बुक्स की वजह से यूरोप में तेज हुआ और बुक्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से यही चीज़ पहले स्लो थी। तो इस वीडियो में हमें इंपॉर्टेंस जो बताना था वो सिर्फ लिटरेचर के बारे में बताना था, सिर्फ बुक्स के बारे में बात करनी थी। आगे रेनेसांस को, पुनर्जागरण और रिवाइवल को कौन कौन सी चीज़ें जो है वो बूस्ट कर रही हैं वो हम देखते हैं। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज इंद्र विक्रम और इस वीडियो में डिस्कशन चलने वाला है अब किस बारे में? न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या है? इंसान का जो एक ह्यूमनिस्ट व्यू, यानी जो एक मानवतावादी विचारधारा हमारे यूरोप में डेवलप हो रही है और जो रेनेसांस को एक थ्रस्ट दे रही है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अ न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब क्या है, इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। चलिए, आपने अभी तक के वीडियोस में ये अच्छे से बहुत समझ लिया है कि यूरोप में अब एक जो व्यू चल रहा है उस व्यू को हमने कहा है ह्यूमनिस्ट व्यू। तो बेसिकली अभी तक ह्यूमनिस्ट व्यू में आपने ये समझा कि आपको ये बताया गया कि हाँ, ह्यूमन सेंट्रिक व्यू है और इसमें ह्यूमंस को प्रेफरेंस दी जा रही, ह्यूमन सेंट्रिक व्यू, है ना। और इसी को जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने कहा कि यही एक्चुअली यूरोप का ट्रू सिविलाइजेशन था। और वो तो क्या हुआ कि रोमन एम्पायर के फॉल डाउन के बाद ये ट्रू सिविलाइजेशन जो है वो खो गई कहीं। अब हम उसी ट्रू सिविलाइजेशन को धीरे से अचीव कर रहे हैं। क्लियर है? अब इस वीडियो में हम आज बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि ये ह्यूमनिस्ट व्यू क्या है और न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या है। तो इस नए कंसेप्ट को समझने के पहले थोड़ा सा पुराने कंसेप्ट पे चले जाएं। तो जो ओल्ड ह्यूमन बीइंग का कंसेप्ट है, वो ओल्ड ह्यूमन बीइंग का कंसेप्ट भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कई वीडियोस में। फिर से एक बार आपको जो है वो रिवाइज करा देता हूं ताकि यहां से लिंक हो जाए। तो ओल्ड ह्यूमन बीइंग का जो कंसेप्ट था वो क्या था? उसमें कंसेप्ट कुछ नहीं, कंसेप्ट कुछ नहीं का मतलब ये है कि देखो, अलग से कोई बहुत बड़े स्कॉलर तो आते नहीं थे जो इंसानों के बारे में सोचते थे। फ्यूडल सोसाइटी थी। फ्यूडल सोसाइटी में मिडिवल टाइम पर 3 वर्ग थे। 2 वर्ग बढ़िया अपना जीवन एंजॉय करते थे, तीसरा वर्ग हमारा जो है वो सेवा करता रहता था।
तो ये जो तीसरा वर्ग है उसी के प्रति चर्च की क्या एक डेफिनेशन है। चर्च की ही नहीं, मतलब आप कह सकते हो कि उस समय के रिलीजन को आप कह दो कि वो रिलीजन इस तरीके से था कि वो इंसान को किस तरीके से देखता था, एक सिनर के तौर पे देखता था ना, एक सिनर के तौर पे देखता था, सिनफुल एंटिटी के तौर पर देखता था। तो सिनफुल एंटिटी के तौर पर देखता था, सिनर के तौर पर देखता था, वन हु हैज कमिटेड सिन। क्लियर है। अब इस अर्थ प्लैनेट पे हो तो कुछ ना कुछ सिन क्रिएट कर जो है वो कमिट करके आए हो, कुछ ना कुछ सिन जो है आपने कमिट किए हैं, यानी कुछ ना कुछ पाप आपने किए हैं, तभी आप इस धरती पे आए हुए हो। ऐसा हमारा जो धर्म है वो कह रहा था उस समय। और अभी क्या है, आपको अगर वापस से एक पीसफुल पायस लाइफ में जाना है, शुद्ध जीवन में जाना है, तो आपको क्या करना होगा कि इस सिनर वाली आइडेंटिटी को मिटाना होगा। तो सिनर वाली आइडेंटिटी को आप कब मिटाओगे, जब आप चर्च के कांटेक्ट में रहोगे, ठीक है, प्रेयर्स करते रहोगे, ठीक है, आप सरमॉन्स प्रवचन वगैरह सुनते रहोगे, आके सामान्यतः जो प्रवचन होते हैं उस समय चर्च में उनको सुनते रहोगे, आप सेवा करोगे जो हमारे क्लर्जी हैं उनकी, ठीक है। तो ये जो है इससे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक रिकमेंडेशन मिल जाएगा इन लोगों का, क्योंकि ये ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और धीरे से फिर इन्हीं की वजह से आप लोग क्या है कि एक प्योर सोल तक पहुंच सकते हैं। तो ये कंसेप्ट जो है वो चल रहा था। तो ये ओल्ड कंसेप्ट है। इस ओल्ड कंसेप्ट में इंसान को क्या कहा गया कि भाई ऐसा है कि आप मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ की तरफ बिल्कुल देखो ही मत। जो जीवन का भौतिक अस्तित्व है, मटेरियल एस्पेक्ट है, ये एस्पेक्ट आपको और सिनर बनाएगा, ठीक है। मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आपको और सिनर बनाएगा, ठीक है। और मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो है वो आपको सिनर बनाएगा, तो आपकी कंडीशन और डिग्रेड होती चली जाएगी, आप और सिन कमिट करोगे फिर। क्लियर है। इसके अलावा आर्ट्स, लिटरेचर और इन सब में भी कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो रिफ्लेक्ट की जाती थी कि मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को ना ग्लोरीफाई करके ईश्वर को ग्लोरीफाई किया जाए, ठीक है, या ईश्वर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनको ही ग्लोरीफाई किया जाए। अब ईश्वर को तो ठीक है ग्लोरीफाई किया जाए, लेकिन ईश्वर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनकी ऑथेंटिसिटी कितनी अच्छी है ये तो देखना बहुत महत्वपूर्ण है। ये कितने पवित्र हैं, ये कितने मोरल और एथिकली जो है वो एलिवेटेड हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण था। तो देखो ये बातें अगर कोई जो की जा रही है उन बातों में कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं पर बहुत बड़े लेवल पर झोल है, प्रैक्टिस में बहुत बड़े लेवल पर लूप होल है, ठीक है। जैसा कहा जा रहा था शुरुआत में तो कुछ अच्छे आपको लोग मिलेंगे, लेकिन बाद में जैसे जैसे फ्यूडलिज्म आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पूरा करप्ट हो जाएगा हमारा चर्च, ठीक है ना। मतलब पूरा का नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ मैक्सिमम जो चर्च थे वो करप्ट ही थे, ठीक है। अब पूरा इसलिए भी कह सकते हो कि बचे कुछ है ना, आउट ऑफ 100 अगर 99% करप्ट है तो 1% तो ठीक है पूरा ही हो गया। तो वो सिचुएशन यहां पे है। तो ये है हमारा पुराना कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इंसान किस तरीके से है, इंसान को किस तरीके से देखा जा रहा है और इंसान से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। क्लियर है। तो हमारा जो मिडिवल फ्यूडल सोसाइटी है उसमें इंसान का ये कंसेप्ट है। अब नया कंसेप्ट क्या आया मनुष्य के लिए, एक नया कंसेप्ट जो मानवता के लिए आ रहा है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए आ रहा है, वो आ रहा है क्या, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ ह्यूमनिस्ट, ठीक है, जो महत्वपूर्ण एक फीचर है मानवतावादी संस्कृति का, ह्यूमनिस्ट कल्चर का, वो क्या है, स्लैकनिंग, ठीक है, स्लैकनिंग ऑफ द कंट्रोल ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की पकड़ धीरे से ढीली होनी शुरू हो गई, धर्म की जो पकड़ है वो नाजुक होनी शुरू हो गई, धर्म की जो की जो लेयर है वो धीरे 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 छटनी शुरू हो गई, खत्म होनी शुरू हो गई, ठीक है। तो इस सेंचुरी में या रेनेसांस के जमाने में, या मैं कहूं कि जब अब एक इंटेलेक्चुअल अपलिफ्टमेंट हो रहा है लोगों का, बौद्धिक उत्थान हो रहा है लोगों का, इसमें सबसे बड़ा जो अचीवमेंट आया वो अचीवमेंट यही था कि जो ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ कल्चर है, इस ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ कल्चर में पुराने जो बेड़ियां धर्म की जकड़ी हुई थी इंसान के पैरों में, वो बेड़ियां ढीली होने लग गई, ठीक है, खुलने लग गई वो, ठीक है। चलो, तो रिलीजन जो है वो इंसान के जो पर्सनल लाइफ में जुड़ा हुआ था वो अब नहीं रहा। जब धर्म इंसानों के जीवन से, अब धर्म से मतलब देखो, धर्म एक अपने आप में एक अलग ही चर्चा और परिचर्चा, डिबेट, डिस्कशन का टॉपिक है। यहाँ पर हम सिर्फ धर्म जो है वो चर्च के हिसाब से, यूरोपियंस के हिसाब से ले रहे हैं। तो उस समय जो धर्म था
उससे लोग जैसे ही मुक्त हुए वैसे नया कंसेप्ट तो ऑलरेडी चल ही रहा था। अब इटली में या इटालियन स्टेट्स में क्या कंसेप्ट चल रहा था? इटालियन स्टेट्स में उस जमाने में जो सिटीजन्स थे, चूंकि सिटीजनशिप का कंसेप्ट चलता था, ठीक है, ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, हमारे इटालियन स्टेट्स में ट्रेड और कॉमर्स को ज़्यादा प्रमोट करते थे, तो वो धीरे धीरे क्या है, मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को और ज़्यादा प्रमोट करेंगे। जो भौतिक पहलू है जीवन का, मटेरियलिज्म जो है जीवन का, उसको और ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? इटालियंस का मानना था कि भाई देखो ऐसा है कि संपत्ति होनी चाहिए। इटालियंस वर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू मटेरियल वेल्थ, पावर एंड ग्लोरी। ठीक है, तो इटालियन लोगों का मानना था कि देखो ऐसा है कि जो भौतिक संपत्ति है, मटेरियल वेल्थ है, ठीक है, मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, दैट इज इंपॉर्टेंट, वह महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके पास जब संपत्ति होगी, आपके पास जब शक्ति होगी, ठीक है, और आपके पास जब ग्लोरी होगी, ठीक है, आपका यशगान होगा चारों तरफ, आपको लोग जानेंगे, आप फेमस होंगे, ठीक है, तब ही तो आपके इंसानी जीवन का महत्व है, अदरवाइज कोई उसका वैल्यू नहीं रह गया। अच्छा, अब चर्च को क्या है, बहुत अच्छे से समझाना चाहिए था कि हाँ बिल्कुल बात सही है और इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए, लेकिन ये सब टेम्परेरी हैं, कुछ दिन तो रहेंगी और इसके बाद दूसरा एक्वायर कर लेगा। तो ऐसा है कि कैरेक्टर के ऊपर भी ध्यान दो। ठीक है, तो यूरोप की समस्या क्या हो गई, यूरोप ने इसके चक्कर में इसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया। क्लियर है? मोरालिटी, एथिक्स और वैल्यूज, मतलब आगे जाके अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो सामंजस्य नहीं स्थापित कर पा रहे हैं, यही रीजन होगा उनके गड़बड़ होने में। तो चलिए फिलहाल हम अपने वापस से उसी सिचुएशन में आ जाते हैं, इस कंसेप्ट पे। अब इस मटेरियल कंसेप्ट ऑफ जो ह्यूमैनिटी है, उसमें इनका कहना था कि वेल्थ, पावर और ग्लोरी इज वेरी एसेंशियल, बहुत महत्वपूर्ण है ना, और इसके प्रति इटालियंस जो है बहुत ज़्यादा आकर्षित थे, और आकर्षित होना भी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े जो ह्यूमनिस्ट फिलॉसफी वाले लोग थे, मानवतावादी जो दार्शनिक थे, वो इन चीज़ों को और प्रमोट करते थे। एक तो सिटीजन इनकी तरफ आकर्षित थे ही, उसके अलावा बहुत सारे जो ऐसे फिलॉसफर्स थे वो इनको प्रमोट करते थे। जैसे मैं बात करूं, ठीक है, फ्रांसिस्को बार्बरो, तो फ्रांसिस्को बार्बरो जो है उस समय का एक बहुत बड़ा फिलॉसफर है, ठीक है, एक ह्यूमनिस्ट व्यू वाला फिलॉसफर है, ठीक है, जो कहाँ वेनिस में रहेगा। तो इटली का एक बहुत बड़ा फिलॉसफर है, ह्यूमनिस्ट है, मानवतावादी व्यक्ति है। तो इसने क्या है, इसने कुछ पैम्पलेट्स लिखे और इन पैम्पलेट्स में इन्होंने इस व्यू को डिफीट करने की बजाय डिफेंडिंग करा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि वो कर्व कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि ये एक अच्छा कंसेप्ट है। ये एक अच्छा कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि एक्विजिशन ऑफ वेल्थ एक वर्च्यू है, ठीक है, एक तरीके का गुण है, मनुष्य का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है, वर्च्यू है, ठीक है, सद्गुण है, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी है, ठीक है, इंसान की। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, एक्विजिशन ऑफ वेल्थ, यानी संपत्ति का संग्रह करना चाहिए, संपत्ति को इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि अगर उसके पास वेल्थ होगी तो बाद में फिर वो बाकी की सारे एक्टिविटीज कर सकता है। और आप देखो ये मिडेवियल फ्यूडल कंसेप्ट से बहुत ज्यादा अलग है। यहां पर सबके लिए एक्विजिशन ऑफ वेल्थ का मतलब ये नहीं है कि कुछ लोगों के हाथ में वेल्थ सेंट्रलाइज होनी चाहिए। अब एक्विजिशन ऑफ वेल्थ जो है वो एक वर्च्यू हो गया, तो वर्च्यू कैन बी प्रैक्टिस्ड बाय एनीवन। तो ये जो वर्च्यूज हैं, सद्गुण हैं, अच्छी बातें हैं, वो तो किसी के द्वारा भी प्रैक्टिस की जा सकती है ना, और करना भी चाहिए, उनका मानना ये था, है ना। तो इस तरीके से अब लोग और ज्यादा से ज्यादा क्या है, भौतिक जीवन के अन्य पहलुओं की तरफ क्या हो रहे थे, आकर्षित हो रहे थे। इसके अलावा अन्य जो चीजें जुड़ी हुई हैं, एक जो न्यू कंसेप्ट डेवलप हो रहा है, इसमें पूरा ह्यूमन सेंट्रिक है, देख रहे हो ना। और पहले ये ह्यूमन सेंट्रिक ना होके क्या था, ये रिलीजन सेंट्रिक था। और रिलीजन सेंट्रिक अगर हम कह दें तो इसका मतलब ये नहीं था कि धर्म पहले इंसान को बेड़ियां पहना रहा था, ठीक है, शैकल्स पहना रहा था, लेकिन अब यही धर्म जो है जिसको इंसान ने छोड़ दिया, तो अब पूरी तरह से वो सिर्फ अपने लिए सोच रहा है, इसको उसने जो है वो साइड लाइन कर दिया। अब इसीलिए आगे जाके इसमें भी चेंजेस होंगे, है ना। वो चेंजेस हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि कोरी बातें नहीं चलने वाली हैं। हम जो करेंगे वही लोग समझेंगे और वही उसी के हिसाब से हमारा असेसमेंट होगा। तो वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। अभी हम इस पे बात करते हैं। तो ह्यूमनिज्म ऑल्सो इम्प्लाइड दैट इंडिविजुअल्स वर कैपेबल, यानी हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान सक्षम है कि वो अपने जीवन को अपने हिसाब से क्या कर सके, फ्रेम कर सके, आकार दे सके। कैसे वो जीवन जीना चाहता है ये उसके ऊपर है पूरी तरीके से। अपने जीवन का मालिक वो खुद है, स्वयं है, ठीक है।
सो कैपेबल ऑफ शेपिंग देयर ओन लाइव्स थ्रू मीन्स अदर देन द मियर परसूट ऑफ पावर एंड मनी। ठीक है, यानी कि अब वो इंसान के ऊपर है। ये बात ठीक है कि जो मटेरियल वेल्थ है वो एक्वायर करना चाहिए, दैट इज अ वर्च्यू, बट ये इंसान के ऊपर है पूरी तरीके से। इसमें रिलीजन को डोमिनेट नहीं होना चाहिए, इसमें रिलीजन को अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहिए, इसमें रिलीजन को एनक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए, मनुष्य की इच्छाओं की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, एनक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए कि नहीं आप इस तरीके से सोच को रखें, आप इस तरीके से विचारों को रखें। पहले तो यही था कि विचार और सोच तक को नियंत्रित किया गया कि आपको ऐसे नहीं ऐसे सोचना चाहिए, वो गलत तरीका है सोचने का। क्लियर? तो अब यहां पर क्या किया जा रहा है? अब यहां पर यह किया जा रहा है कि ये कहा गया कि भाई इंसान अपने भविष्य को खुद शेप कर सकता है, अपने जीवन को खुद आकार दे सकता है, उसको खुद एक जो है वो नए तरीके से लेके जा सकता है कि मुझे किस तरीके का जीवन जीना चाहिए। ठीक है, अब वो इस जीवन में पावर और मनी की तरफ अट्रैक्ट होता है या पावर और मनी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, दैट इज अप टू हिम और हर, ये उसके ऊपर है। यानी वो अपने पूरे जीवन को शक्ति और संपत्ति अर्जित करने में लगाना चाहता है या शक्ति और संपत्ति अर्जित करने में नहीं लगाना चाहता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये चीज डिक्टेट नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं? वो किस तरीके से पैसे और पावर के बियॉन्ड जाके भी अपने जीवन को आगे चलाना चाहता है, ये भी उसके ऊपर है। क्लियर है? यहां पर आप देखेंगे सारा कुछ ह्यूमन सेंट्रिक हो रहा है। द आइडियल वॉज क्लोजली टाइड विद द बिलीफ, ये जो मान्यता है वो पूरी तरीके से इस मान्यता के साथ लिंक थी कि ह्यूमन नेचर, मानवीय जो प्रकृति होती है, उसके कई पहलू हैं, मेनी साइडेड। अब ये बात पुराने बातों से या पुरानी जो कंसेप्ट है, पुरानी जो विचारधारा है, उससे पूरी तरह से अलग है, ध्यान रखना। ठीक है ना? क्योंकि पुरानी विचारधारा क्या कहती थी? पुरानी विचारधारा ये कहती थी कि भाई ऐसा है, इस समाज में कुछ लोग हैं जो शासन करने के लिए, रूल करने के लिए, इस समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करने के लिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो यानी प्रेयर्स करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। ठीक है, तो जो रूल्स करने के लिए हैं, जो प्रेयर्स करने के लिए, इनको तो बहुत प्रिविलेजेस मिल गए। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी में चले गए। जो वर्क कर रहा था वो, उसका जीवन बाकी दो लोगों की सेवा करने में निकल जा रहा था, और सेवा करने के अलावा सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को चलाने के लिए जो भी नेसेसरी, कि चलो इतना खाना मिल जाए कि सफिशिएंट जीवन चलता रहे। ठीक है, 2 टाइम का ब्रेड मिल जाए उनको, यही उनके लिए सफिशिएंट होता था। इसके अलावा वो सोचें क्या, वो करें क्या, उनके एम्बिशंस, ये सब कुछ इस वर्ग के द्वारा नियंत्रित होता था। उनकी आजीविका ये वर्ग नियंत्रित करता था, उनके मनोविज्ञान को, उनकी साइकोलॉजी को, मेंटालिटी को ये वर्ग नियंत्रित करता था। क्लियर है? इसके अलावा कोई और वर्ग का अस्तित्व था ही नहीं। यहां आप देख रहे हो क्या कह रहा है? मानवतावादी जो व्यू है, ह्यूमनिस्ट व्यू है, ह्यूमन सेंट्रिक जो व्यू है, वो क्या कह रहा है कि ह्यूमन नेचर हैज मेनी साइडेड। यानी क्या है? अब ये विचारधारा इस तरफ जा रही है कि मनुष्य का जो प्रकृति है उसके कई पहलू होने चाहिए, बहुत सारे साइड होने चाहिए। मतलब कोई भी इंसान जरूरी नहीं है कि वो इसी में रहे। इट वॉज अगेंस्ट द 3 सेपरेट ऑर्डर्स, यानी जो पहले फ्यूडल सोसाइटी में, जो सामंतवादी व्यवस्था में 3 वर्ग थे, उसके पूरी तरह से विपरीत था ये। तभी तो सोसाइटी में ना कोई ट्रेडर वर्ग था, तभी तो सोसाइटी में ना कोई मर्चेंट्स थे, तभी तो सोसाइटी में ना आर्किटेक्चर्स थे, तभी तो सोसाइटी में ना कोई साइंटिस्ट थे, ना स्कॉलर्स थे बड़े बड़े। ठीक है, तो अब बहुत सारे पहलू है ना। कोई व्यक्ति चाहता है कि वो आर्किटेक्चर बनेगा और उसको प्रकृति की सुंदरता को इमारतों में उकेरना है। ठीक है, कोई व्यक्ति है वो चाहता है कि वो धर्म में ईश्वर के प्रति आस्था रखता है और धर्म में ही अपना आगे का जीवन बिताएगा, उसकी स्वतंत्रता है। कोई व्यक्ति चाहता है कि वो एक बहुत बड़ा लेखक बनेगा, स्कॉलर बनेगा, और वो इंसान की भावनाओं के हर पहलुओं को किताबों में अक्षरों के रूप में जो है उतार देना चाहता है। फ्री है वो, अब बन सकता है। कोई व्यक्ति चाहता है कि वो पेंटर बनेगा और वो प्रकृति की, इंसान की खूबसूरती को जो है वो एक्सप्रेस करेगा, अभिव्यक्त करेगा। ठीक है, ठीक है, उसे स्वतंत्रता है। कोई व्यक्ति शासक बनना चाहता है, बिल्कुल शासक बने, अगर उसमें गुण है शासक बनने के तो बन सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति ट्रेड करना चाहता है। यानी अब आप देख रहे हो सोसाइटी में डाइवर्सिटीज को प्रमोट किया जा रहा है। जो भी पहलू हैं एक इंसान के जीवन के, एक इंसान के व्यक्तिगत जीवन के जो पहलू हैं, उसकी अलग अलग भावनाएं हैं, उन भावनाओं को अब क्या किया गया? कहा गया कि आपको उन्हें एक्सप्रेस करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़े लेवल पर परिवर्तन हो रहे थे। इसी में हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण फिलोसोफर हैं जिनका जिक्र मैं कर देता हूं। ठीक है, निकोलो मकियावेली।
तो मकियावेली का नाम आप सब लोगों ने भी सुना होगा। तो निकोलो मकियावेली जो है वो बहुत बड़े इटालियन पॉलिटिकल थिंकर हैं, ठीक है, बहुत बड़े इटालियन पॉलिटिकल थिंकर हैं। तो इन्होंने उस ज़माने में इस व्यू को और आगे बल्कि क्या किया, प्रमोट करते हुए उसको पॉलिटिकल जो है वो लीडरशिप से जोड़ा, है ना। तो निकोलो मकियावेली ने अपने जो है वो एक बहुत बड़ी किताब दी है, एक बहुत अच्छा लिटरेचर दिया है, ठीक है। इस लिटरेचर का नाम है द प्रिंस। 1513 में इन्होंने बुक लिखी द प्रिंस, और द प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये बुक जो है लगभग 26 चैप्टर्स में है, और ये बुक पॉलिटिकल साइंस की बुक है, ठीक है, नाम ही है द प्रिंस। तो इसमें हाउ टू एक्वायर पावर, यानी किसी भी इंसान को पावर एक्वायर कैसे करनी है और उसको मैनेज कैसे करना है, तो पॉलिटिकल पावर्स को एक्वायर करके मैनेज कैसे करना है ये दिया हुआ है, ठीक है। प्रिंसेस को किस तरीके से रूल करना चाहिए इसके बारे में गाइडलाइन बताई गई, ठीक है ना। तो अगर प्रिंस जो है वो अपनी ग्लोरी को, अपने एक्सपेंशंस को, अपनी सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए एक आध अनफेयर मीन्स भी इस्तेमाल करते हैं, तो मकियावेली उसको गलत नहीं मानता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि राज्य को चलाने के लिए वो थोड़ी चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रिक्स और ये जो ट्विस्ट्स हैं ये ज़रूरी भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अच्छे पर्पस के लिए अगर ट्रिक्स भी इस्तेमाल करते हैं तो वो एक गलत नहीं है, ठीक है। तो मकियावेली जो है ये अपनी बुक के थ्रू उस जमाने में पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है उसको भी एक नए तरीके से शेप देंगे, और ये भी उसी ह्यूमनिस्ट व्यू में कंसीडर किया जा रहा है। तो इस वीडियो में होपफुली आपने पूरा समझ लिया कि किस तरीके से उस समय जो मानवतावादी व्यू है वो एक इंसान को कैसे पूरी प्रकृति के केंद्र में रख रहा है, पूरे इस मटेरियल क्रिएशन के सेंटर में ह्यूमन बीइंग को रख रहा है, और हर एक चीज इंसान से जोड़ के ही महत्व की हो रही है। पहले ऐसा नहीं था। पहले कुछ लोग जो थे, एक वर्ग जो था, उसको कहा गया कि भाई ये वर्ग इसके लिए, ये वर्ग इसके लिए, दूसरा जो बचा हुआ वर्ग है वो सेवा करने या काम करने के लिए। अब ऐसा नहीं था। जिसको जो आज़ादी, जिसको जो ठीक लगे वो करे। ठीक लगे का मतलब है जिसका जिधर इंक्लिनेशन है वो जाए और उसको वो एक्टिविटी करनी चाहिए। वो अपने अंदर के जो क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको शार्प करे, ठीक है। और आप कह दो कि जितने भी मानवीय पहलू हैं उन मानवीय पहलुओं को बराबर फ्लॉरिश होने और प्रॉस्पर होने का मौका दिया जा रहा था। तो ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ जो अब कंसेप्ट है ना, इस कंसेप्ट में कुल मिला के बहुत सिंपल सी चीज़, इंसान, और इंसान जो है उसका जीवन कैसा हो, उसका जीवन अच्छा कैसे हो, बल्कि ये कहना चाहिए, इसी के ऊपर फोकस किया गया। अगले वीडियोस में हम और अभी रेनेसांस के कुछ ऐसे ही फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज इंद्र विक्रम। और इस वीडियो में अब क्या पढ़ना है हमें? इस वीडियो में रेनेसांस के अगले मोटिवेशन को, अगले थ्रस्ट को पढ़ना है। यानी अभी तक आपने ह्यूमनिस्ट व्यू में बाकी सारी चीज़ें तो देख ली, लेकिन क्या कहीं ना कहीं ये यूरोपियन रिवाइवल जो है, ये इटालियन स्टेट्स में एक तबका जो रह गया है हमारा, उसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है क्या? उसको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो ये कौन सा तबका है, ये कौन सा सेक्शन है? वुमेन्स का सेक्शन है हमारा, महिलाओं का सेक्शन है हमारा, ठीक है। तो इस वुमेन के सेक्शन में अब हमें ये जानना है कि उस समय में महिलाओं की क्या कंडीशंस थी, क्या उनके एस्पिरेशंस थे, क्या उनकी आकांक्षाएं हैं, ठीक है, क्या वो क्या चाहती हैं बेसिकली, किस लेवल पर उनको मोटिवेशन मिला उस समय के यूरोप में, ये सारी चीजें समझते हैं इस वीडियो में, द एस्पिरेशंस ऑफ वुमेन, ठीक है। तो पोजीशंस ऑफ वुमेन इन द फैमिलीज ऑफ मर्चेंट्स हाउएवर वाज समवॉट डिफरेंट। देखो, ये जितने भी इटालियन स्टेट्स हैं, ठीक है, जिन इटालियन स्टेट्स की हमने बातें करी हैं अभी तक, स्पेशली जिनकी वेनिस की, जिनेवा की, फ्लोरेंस की, तो ये जिन शहरों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और इसको आप साथ साथ पुराने फ्यूडल सिस्टम से भी कंपेयर करते चलना, ठीक है। जो हमारी पुरानी जो फ्यूडलिज्म वाली सोसाइटी थी, सामंतवादी व्यवस्था, उसमें महिलाओं की क्या स्थिति थी।
तो कंपैरिजन अगर हम करें तो पुराने समय में मिडिवल टाइम पे हमारा जो व्यवस्था थी, जिसमें जब फ्यूडलिज्म चल रहा था, उस समय भी देखो वुमेन्स की जो कंडीशन है उसमें बहुत सारी वुमेन्स अगर चाहें तो वो नन बन सकती थी, यानी अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल परसूट्स के लिए, स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, स्पिरिचुअल गोल्स के लिए डेडिकेट कर सकती थी। तो ये वाला कंसेप्ट था पहले भी एक तरीके से कि स्पिरिचुअलिटी के लिए, आध्यात्मिकता के लिए जगह थी, महिलाओं के लिए भी ऐसा नहीं था, ठीक है, कि महिलाएं जो है वो स्पिरिचुअल डोमेन में एंटर नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर भी आपको पता है कि प्रीस्ट महिलाएं नहीं बन सकती थी। स्पिरिचुअल प्रीस्ट वाली जो कंडीशन थी उसमें ना, चर्च में नहीं जा सकती थी, प्रीस्ट सिर्फ मैन बन सकते थे। मोनेस्ट्री में मॉन्क के साथ नन जो है वो रह सकती थी और बाकी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ये लीड कर सकती थी। उसके अलावा कहीं पर हमें कोई और एविडेंस नहीं मिलता है, कहीं पर भी हमने नहीं देखा कि वुमेन का नाम आया हो। इसका मतलब ये फ्यूडल सोसाइटी जो थी उसमें महिलाओं को सिर्फ जो थर्ड हमारा सेक्शन था, थर्ड ऑर्डर था, उसमें पुरुषों के साथ बराबर सिर्फ काम करो आप, और उसमें भी काम में भी ये होता था कि ठीक है चलो खेतों में एग्रीकल्चरल पर्पस पर, कल्टीवेशन वगैरह में या बाकी कुछ कामों में इनको लगा दिया जाता था। कंपैरेटिवली थोड़े से कई बार डेलिकेट कामों में इनको लगाया जाता था, हार्ड एक्टिविटीज या कुछ रफ जो काम है वो इनसे उतने ज़्यादा नहीं करवाए जाते थे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि थोड़ा सा लीनियंसी हल्की फुल्की मिलेगी, बट महिलाओं के लिए कुछ ऐसा लिटरेचर, एजुकेशन और इस तरह की कुछ फैसिलिटीज हो, ऐसा कुछ हमें जिक्र नहीं मिला है। तो फ्यूडल सोसाइटी से कंपैरिजन करने में इतना समझ में आ गया कि जो यूरोपियन मिडिवल सोसाइटी थी, मध्यकालीन समाज था, या जो सामंतवादी व्यवस्था चल रही थी, उसमें महिलाओं के एजुकेशन के लिए, महिलाओं के पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के लिए हमें ज़्यादा रोल देखने को नहीं मिलेगा। उनका एजुकेशन जो है, खासकर थर्ड ऑर्डर, कुछ भी नहीं, ठीक है। पॉलिटिकल लीडरशिप हमें बहुत आगे जाके 13वीं-14वीं शताब्दी के आसपास कुछ लोगों की मिलना शुरू होगी, वो भी इससे जब थोड़ा सा लिंक हो जाएगा ये वाले फेज से, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर जो है वो सोशल स्ट्रक्चर में आप देख ही रहे हैं कि थर्ड ऑर्डर में बाकी लोगों के साथ काम करने में ही वो लगे हुए हैं, ठीक है। तो कोई बहुत चैलेंजिंग पोजीशन नहीं है वुमेन्स की, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ तक ही रेस्ट्रिक्टेड है। लेकिन अब आगे आगे जैसे आप देखोगे तो आगे आगे आपको थोड़ा सा परिवर्तन मिलेगा, हालांकि कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी थोड़े से परिवर्तन मिलेंगे। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे वुमेन्स हैं जो आगे बढ़ेंगी और वो स्कॉलर की तरह है ना, बहुत बड़े स्कॉलर्स की तरह, बहुत बड़े जो ह्यूमनिस्ट फिलोसोफर्स थे, मेल फिलोसोफर्स, उनके साथ आप देखेंगे अपने भी बराबर व्यूज़ दे रही हैं, है ना। लेटर्स के एक्सचेंजेस हो रहे हैं, यानी अपने ओपिनियंस जो थे वो लोग एक दूसरे से लेटर्स के थ्रू एक्सचेंज करते थे, है ना। यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देने जा रही हैं। तो वुमेन्स कुछ ऐसी आएंगी जो थोड़ा सा लाइमलाइट में, थोड़ी सी लीडरशिप जो कहेंगे कि डोमेन में है। अदरवाइज बाकी नॉर्मल वुमेन्स की बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल रिफॉर्म्स नहीं है यहाँ पे, फिर भी थोड़ा सा है कि चलो पहले की तुलना में तो बहुत कुछ है, क्योंकि अब वर्ग भी बदल गया। तो महिलाओं की जो स्थिति है उनमें आप चूंकि अब क्या है, ज़्यादातर जो फैमिलीज हैं वो क्या है, मर्चेंट्स हैं। खासकर इन शहरों की बात करी जिनकी हमने इटालियन स्टेट्स की, तो इन इटालियन स्टेट्स में ज़्यादातर लोग कैसे हैं, व्यापारी हैं। अब इनमें जो व्यापारी हैं, मर्चेंट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है कंडीशन और बाकी जगहों पर अलग है कंडीशन, ठीक है। शॉपकीपर्स वर वेरी ऑफन असिस्टेड बाय देयर वाइफ्स। इसका मतलब ये हुआ कि शॉप को रन करने में अगर महिला बराबर का योगदान दे रही है, इसका मतलब समाज में पुरुष जो है ये महिला को सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड एक्टिविटी तक रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, उसको इक्वल कंपेनियन की तरह ट्रीट कर रहा है कि हाँ ठीक है, चलो मेरी जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं उन प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में आप इक्वली जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो शॉपकीपर्स वगैरह जो होते थे, दुकानदार वगैरह जो होते थे, व्यापारी जो वगैरह होते थे, खासकर वो व्यापारी जिनकी एस्टैब्लिश्ड शॉप्स वगैरह होती थी, फर्म्स वगैरह होती थी, तो इनकी जो वाइफ्स होती थी वो बराबर उनके हेल्प करते थे, उनकी सहायता करती थी वहाँ पे। तो ये एक चीज़ आपको देखने को मिली। चलो, तो मतलब कुल मिला के थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कंसिडरेबल अमाउंट में इक्वलिटी प्रैक्टिस हो रही है। चलो, इन फैमिलीज ऑफ मर्चेंट्स एंड बैंकर्स अब थोड़ा सा और बड़े परिवारों की तरफ जाएंगे, यानी जो मर्चेंट्स हैं, यानी जो बड़े मर्चेंट्स हो गए जो मूव करते रहते हैं, ठीक है, या फिर जो बैंकर्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये जो बैंकर्स वगैरह हो गए, इनकी जो वाइफ्स होती थी ये उनके
बिजनेसेस वगैरह को भी देखती थी, खासकर उस कंडीशन में जब उनके मेल काउंटर पार्ट्स जो होते थे, यानी उनके यहाँ जो पुरुष वर्ग के लोग होते थे वो घरों में नहीं रहते थे या बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज से बाहर जा रहे होते थे, कहीं पर बाहर जा रहे होते थे। तो लोकल लेवल पर जो बिजनेस एक्टिविटीज हो रही हैं उनको वहाँ पे जो वुमेन्स होती थी वो मैनेज करती रहती थी। तो इस तरीके से मैं कह दूँ कि अब हमारी जो कंडीशन है इस यानी जो सोशल पॉलिटिकल कंडीशन है इसमें वुमेन्स की कंडीशन थोड़ा सा इम्प्रूव हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिवली जो है वो मूव कर रही है। चलो, इसके अलावा अब आप देखेंगे कि कई बार लीडरशिप रोल में भी आ रही है। मान लीजिए किसी व्यापारी की मृत्यु हो जाती है, समय से पहले अर्ली डेथ हो जाती है, अब ऐसे कंडीशन में उसके बिजनेस को कौन मैनेज करेगा, उसके बिजनेस को कौन आगे रन करेगा। तो ऐसे कंडीशन में जो उसकी विडो होगी यानी उसकी जो विधवा पत्नी होगी वो अब लार्जर पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, यानी उसकी जो पब्लिक डीलिंग्स हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगी और अब वो वही सारे काम करना शुरू करेगी जो उसका हस्बैंड करता था बेसिकली। यानी कि जिस तरीके से बिजनेस की एक्टिविटी उसका अभी तक हस्बैंड मैनेज करता था, सेम उसी तरीके से अब वो वाइफ जो है वो मैनेज करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो ये वाला सिचुएशन हमें लेकिन एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में मिलता है, यानी एक ऐसे वर्ग में मिलता है जो एक कह दें तुलनात्मक रूप में कंपैरेटिवली थोड़ा सा एक उच्च वर्ग था, ठीक है। एरिस्टोक्रेट्स थे, थोड़ा सा कहें विशेषाधिकार संपन्न जो है समाज का हिस्सा था। यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा, क्लियर है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं, अ फ्यू वुमेन वर इंटेलेक्चुअली वेरी क्रिएटिव। कुछ महिलाएं आपको ऐसे भी मिलेंगी जो बौद्धिक रूप से काफी क्रिएटिव हैं, यानी एक तो हाउस होल्ड एक्टिविटी की तरफ भी आप देख रहे हैं, तो हाउस होल्ड एक्टिविटी में भी वुमेन्स के रोल है, ठीक है। तो कुल मिला के जो ह्यूमनिस्ट व्यू है उसमें जो अभी आपने पढ़ा कि मेनी साइडेड, यानी कि बहुत सारे उसके पहलू हो सकते हैं, उस बहुत सारे पहलू का यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, बहुत सारे पहलुओं का रिफ्लेक्शन हो रहा है। मतलब ह्यूमनिस्ट व्यू में ऐसा नहीं है कि महिलाओं की स्थिति बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर महिलाओं की गतिविधि जो है वो एक घर चलाने वाले इंडिविजुअल से लेके, घर चलाने वाले पर्सन से लेके बिजनेस में सहायता करने वाली बिजनेस वुमेन, ठीक है, और इवन जब वो उसके हस्बैंड्स की डेथ हो जा रही है तो उस दौरान वो पूरी तरीके से बिजनेस को हेड कर रही है, बिजनेस वुमेन बन रही है वहां पे, क्लियर है, और ज्यादा बड़े पब्लिक डीलिंग्स को, पब्लिक रोल को प्ले कर रही है, क्लियर है। और इसके अलावा जो है ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इन 3 फील्ड में, इसके अलावा स्कॉलर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो एजुकेशन के फील्ड में भी आगे बढ़ेंगी और वो स्कॉलर्स के रूप में एस्टैब्लिश करेंगे अपने आप को। इसका मतलब कि पढ़ने और लिखने, आगे बढ़ने, यूनिवर्सिटीज वगैरह में शिक्षा के जो स्कोप हैं इसमें बराबरी का हक मिलना शुरू हो गया था, ठीक है। सो वुमेन्स वर इंटेलेक्चुअली वेरी क्रिएटिव एट दैट टाइम, ठीक है, एंड सेंसिटिव अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमनिस्ट एजुकेशन। मानवतावादी जो शिक्षा उस समय प्रचलित है, उस मानवतावादी शिक्षा के प्रति महिलाओं का जो रुझान है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था और वो उन सारी चीज़ों को सपोर्ट करती चली जा रही थी, उन सारी एक्टिविटी को सपोर्ट करती चली जा रही थी जो एक्टिविटी उस समय के ह्यूमनिस्ट फिलोसोफर एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, जो एक्टिविटीज उस समय के ह्यूमनिस्ट फिलोसोफर एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। तो इनका पर्पस सिर्फ यही था कि जब बात ह्यूमनिस्ट की आती है तो ये एक कलेक्टिव वर्ड हो गया। ह्यूमनिस्ट में कहीं पर यह डिफरेंशिएशन नहीं है कि मैन और कहीं पर यह डिफरेंशिएशन नहीं है कि वुमेन, यानी ह्यूमन मीन्स बोथ द मैन एंड वुमेन्स आर और मस्ट बी इक्वली ट्रीटेड, यानी लगभग समान है। और हो सकता है कि उनके अभी तक थोड़े से वैचारिक अंतर थोड़े से बने थे, थोड़े से मतलब आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बने थे। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस का मतलब अभी इतनी इक्वालिटी प्रैक्टिस होनी नहीं शुरू हुई थी, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं था कि उसी लेवल पर, जिस लेवल पर पहले डिस्क्रिमिनेशन था या जिस लेवल पर पहले ट्रीटमेंट होता था उस लेवल पर अभी भी था, नहीं। अब ह्यूमनिस्ट व्यू का मतलब साफ हो गया था कि हाँ, काफी हद तक महिलाएं जो है वो उन सभी कामों में पुरुषों के बराबर या लगभग उनके जस्ट एक सहायक के तौर पर, ठीक है, उनको हेल्प करने के तौर पर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, यानी एक जस्ट सेकेंडरी बैकअप के तौर पर उनके। देखो यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज आपको दिख रहा है, ये जो नया परिवर्तन हो रहा है, इस नए परिवर्तन में अभी मैंने कहा कि ये जो इक्वालिटी है, इस इक्वालिटी का थोड़ा बहुत हमें रिफ्लेक्शन दिख रहा है, लेकिन इक्वालिटी का रिफ्लेक्शन जो है वो सिर्फ कहां पर है, जहां पर असिस्ट करने की बात चल रही है, ठीक है, जहां पर असिस्ट करने की बात चल रही है वहां पे तो रिफ्लेक्शन है। लेकिन क्या वो एक पुराना जो एक कंसेप्ट कुछ वीडियोस में हमने अभी इसी
इसी चैप्टर की वीडियोस में शुरू किया था, क्या वो कंसेप्ट इन्हीं वुमेन्स के ऊपर भी लागू हो रहा है ना? नहीं। सो द न्यू डील ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी ये ह्यूमनिस्ट व्यू जो है, इस ह्यूमनिस्ट व्यू में एक ये जो नया कंसेप्ट आ रहा था, किसका? सिटीजनशिप का। ठीक है, ये आपने शुरुआती वीडियोस में ही इस चैप्टर के पढ़े थे कि हमारे जो इटालियन स्टेट्स थे वहां पर, क्योंकि जो फ्यूडलिज्म है वो उस लेवल पर डीप रूटेड था नहीं, और इस वजह से वहां पर बैंकर्स, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स ये लोग ग्रो कर रहे थे और धीरे धीरे ये लोग वेल्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। और इस वजह से अब चूंकि वहां पे कोई बहुत ना पोप का इतना बोलबाला है, ना कोई बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, तो फ्यूडल लॉर्ड्स भी नहीं है और पोप भी नहीं है, इस वजह से वहां पर जो सामान्य व्यक्ति है वही आगे बढ़ रहा है और वहां पर सिटीजनशिप का सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है वो डेवलप हुई और उन शहरों से लोग अपनी पहचान बनाने लगे और सिटीजनशिप का कंसेप्ट डेवलप होना शुरू हो गया। तो ये सिटीजनशिप का कंसेप्ट का मतलब है कि एक वैध, एक वैलिड नागरिक है, ठीक है, एक वैलिड सिटीजन है, एक वैलिड इंडिविजुअल है जो डे टू डे जो भी हो रहा है, ठीक है, सोशल पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं उनमें अपना ओपिनियन रखता है, ठीक है, उसकी राय जो है बहुत मैटर करती है। तो सिटीजनशिप का मतलब हो गया, सिटीजन का मतलब हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ न कुछ अपने विचार, ओपिनियन, पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस रखता है ना, उसका उस समाज में, उस क्षेत्र में, उस शहर में एक पहचान है। क्या वो चीज वुमेन्स को मिल रही है? नहीं। तो कुल मिला के देखोगे कि इस रेनेसांस में, हमारे इस रिवाइवल वाले फेज में वुमेन्स को अगर आप उस जगह से कंपेयर करोगे जो मेंस की है, वुमेन्स की है, जो पुरुषों की है, वो वुमेन्स की नहीं है। ठीक है, द न्यू डील ऑफ आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी का एक व्यक्तिगत सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी जो थी, एक सेल्फ, खुद के होने का जो एक उस शहर में व्यक्ति के तौर पर एक जो पहचान का आभास है, वो जो है महिलाओं को नहीं था। इंडिविजुअलिटी एंड सिटीजनशिप एक्सक्लूडेड वुमेन, उसमें महिलाओं को बाहर रख दिया गया था। क्लियर है? मैन फ्रॉम एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज डोमिनेटेड पब्लिक लाइफ, यानी जो विशेष अधिकार संपन्न परिवार होते थे, इन अधिकार संपन्न परिवारों में जो पुरुष वर्ग है, पुरुष वर्ग लीडरशिप करता था। कुल मिलाके अब आप कह सकते हैं कि परिवर्तन तो हो रहा है, इस परिवर्तित होने वाले समाज में भी अभी भी पुरुष ही नेतृत्व कर रहा था, पुरुष ही लीडरशिप को आगे लेके जा रहा था। महिलाओं की स्थिति उसमें सिर्फ एक सहायक के तौर पर है, एक असिस्ट करने वाले के तौर पर है, ठीक है, या पुरुष की अनुपस्थिति में आप कह सकते हैं कि उस रोल को प्ले करने के लिए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वही जगह ले लेगी जो पुरुष की जगह है। पुरुष की जगह महिला यहाँ पे नहीं लेगी, मेंस के प्लेस पर वुमेन्स नहीं आएंगे, यानी जगह लेने का मतलब है कि उसी तरह से आधिकारिक तौर पर उसको इंडिविजुअली ट्रीट नहीं किया जाएगा। जिस तरह से एक मैन को ट्रीट किया जाता है, एक इंडिविजुअल को ट्रीट किया जाता है, वो एक सिटीजनशिप कहलाता है अपने शहर का, उस तरह की पॉलिटिकल आइडेंटिटी, उस तरह की सोशल प्रेस्टीज उस महिला को नहीं मिलेगी, भले वो क्यों ना अपने हस्बैंड का, अपने उसके एब्सेंस में बिजनेस ही क्यों ना रन करती हो। ठीक है, तो मैन फ्रॉम एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज डोमिनेटेड पब्लिक लाइफ। ठीक है, तो जो सामाजिक जीवन होता था, उस सामाजिक जीवन में पुरुष ही जो होता था वो नेतृत्व करता था और वही परिवार के निर्णय लेने वाले लोग होते थे। तो पितृसत्तात्मक समाज की तरफ हम बढ़ रहे हैं, पैट्रियार्कल फैमिली जो है ना, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। पैट्रियार्कियल फैमिली हमें देखने को मिल रही। पैट्रियार्कियल फैमिली का मतलब होता है कि ऐसा परिवार जिसमें पैट्री मींस फादर, द वर्ड पैट्री सिंपली मींस फादर, यानी फादर का जो डोमिनेशन है, फादर का जो रोल है, वो मतलब कोई चैलेंज नहीं कर सकता है उसको। परिवार में फादर बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है, वही डिसीजन लेगा और वो डिसीजन सबके ऊपर इक्वली लागू होगा। मतलब परिवार के किसी भी सदस्य से रिलेटेड जो भी निर्णय लिए जाएंगे, उन निर्णय को परिवार के उन सदस्यों को मानना पड़ेगा। और चूंकि पितृसत्तात्मक समाज है, पैट्रियार्कियल फैमिली है, इसलिए फादर अपनी लिगेसी को, है ना, अपनी विरासत को किसके साथ शेयर करेगा? अपने बेटों के साथ शेयर करेगा। ठीक है, इसीलिए इन परिवारों में जो पुत्र होते थे, बेटे होते थे, ठीक है, उनको पढ़ाया लिखाया जाता था प्रॉपर तरीके से, है ना, और इसके बाद उनको जो भी व्यवसाय है उसमें ट्रेन किया जाता था। तो ये गतिविधि आपको देखने को मिलेगी कि पिता की जगह जो है उसके बेटे लेंगे और पिता उनको ट्रेन करेगा, शिक्षित करके, व्यापार वगैरह में प्रशिक्षण उपलब्ध करा के, ताकि क्या होगा
आगे जाके उसकी जो लिगेसी है, उसकी जो विरासत है, वो उसके बेटों के द्वारा, उसके सन्स के द्वारा ट्रांसफ़र हो सके और आगे इनहेरिट, यानी इस तरीके से इनहेरिटेंस बढ़ता चला जाए। तो ये प्रोसेस हमें देखने को मिल रही है। विवाह संबंध प्रेम पर आधारित नहीं, विवाह संबंध सामान्य भावनाओं पर आधारित नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ही ऐसा होगा। मैरिज रिलेशंस इमोशनल बॉन्डेज भी हैं, मैरिज रिलेशंस कहीं ना कहीं सोशल रिलेशंस भी हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इन शहरों में, अब ये थोड़ा सा साइड इफेक्ट अभी नहीं समझ में आ रहे हैं, लेकिन अगर आप आज के हिसाब से इतिहास को देखोगे तो आप कह दोगे कि यार ये तो ठीक है, चलो, है ना। मतलब कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ भी है, बट कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ भी है जो व्यक्तियों के हृदयों को, दिलों को नहीं जोड़ती है एक्चुअल में, है ना, क्योंकि प्रोफेशनल रिलेशनशिप के ऊपर मैरिज अलायंसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो मैरिजेस वर इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन बिजनेस अलायंसेस, यानी विवाह संबंध वगैरह भी स्थापित किए जाते थे। तो वो ये देख के, क्योंकि अब क्या है, जिन शहरों की आप बात कर रहे हो इटालियन स्टेट्स की, वो बेसिकली ट्रेड बेस्ड शहर हैं, उनकी इकोनॉमी ट्रेड से ही चलती है ना, और व्यापार वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए यहां पर उस व्यापार के अलावा लोग कुछ सोचते ही नहीं थे, बिजनेस के बाहर उनका कुछ नहीं जाता था ना, उनका दिमाग जो है, उनका डोमेन जो है प्रॉफिट मेकिंग, बिजनेस ओरिएंटेड था। तो इसलिए जब ह्यूमन रिलेशनशिप्स की बात आएगी तो उसमें भी वो क्या कहेंगे कि यार कैसे दो बड़े मर्चेंट्स हो गए, अब वो दो बड़े मर्चेंट्स हो गए, उनको आगे अपने ट्रेड को और आगे फ्लरिश करना है, तो उन्होंने आगे वैवाहिक संबंध, अपने बेटे बेटियों के वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और इस तरीके से वैवाहिक संबंध स्थापित करके उन्होंने क्या किया, अपने रिलेशंस को, बिजनेस रिलेशंस को एक अलायंस में बदल दिया, एक तरीके की ट्रीटी में, संधि में, एक तरह की जॉइंट वेंचर में बदल दिया। क्लियर है। तो ये एक चीज आपको देखने को मिल रही है। तो ये थोड़ा सा एक बड़े लेवल की सोच है, हालांकि अभी ये जरूरी भी था इस तरीके के बिजनेस अलायंसेस, ताकि ट्रेड को बूस्ट किया जा सके, ठीक है ना। चलो, इफ एन एडिकेट डाउरी कुड नॉट बी अरेंज्ड, डॉटर्स वर सेंट टू कॉन्वेंट्स टू लिव द लाइफ ऑफ अ नन। अब आप देख रहे हैं, ये चीज आपको सोचने पर थोड़ा सा क्या करेगी, विवश करेगी, फोर्स करेगी कि ये जो है वो थोड़ा सा सिस्टम ठीक नहीं है ना। तो बेटियां जो होती हैं, अगर उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है विवाह करने के लिए किसी भी माता पिता के पास, ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, क्योंकि विवाह करने के लिए इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि अगर आपको शादी करनी है तो आपको पर्याप्त एफ्लुएंट होना पड़ेगा, पर्याप्त संपन्न होना पड़ेगा। अगर आप अपनी बेटी के लिए दहेज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, उस समय डॉरी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो उसका एक साइड इफेक्ट ये देखने को मिलता था कि वो लोग विवाह नहीं करते थे फिर अपनी बेटियों की, ठीक है। और विवाह ना करके फिर वो करते थे, अपनी बेटियों को क्या कर देते थे, नन बनने के लिए, नन का जीवन जीने के लिए, यानी एक मॉन्क की तरह लाइफ, या एक स्पिरिचुअली जो है वो स्पिरिचुअल लाइफ डेडिकेट करने के लिए उनको आगे भेज दिया जाता था कि आप अपना जीवन जो है वो भगवान के लिए, ईश्वर के लिए दीजिए। तो ये एक हो सकता है बड़ा कंसेप्ट भी रहा होगा, लेकिन आगे जाके अभी आप देखोगे कि ये चीज सोसाइटी में जो है वो एक तरीके का डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करेगी। एक होता है कि आप अपनी विल से जो है वो स्पिरिचुअल लाइफ में जा रहे हैं, एक होता है कि आउट ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स या सोशल फोर्स जो है, सामाजिक एक जो मजबूरी है उसकी वजह से आप जा रहे हैं धार्मिक जीवन को जीने के लिए। तो आपका जो मन है वो धर्म की तरफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी, पर्याप्त धन देने के लिए नहीं था। विवाह में उस समय धन लगता था। अब ट्रेड बेस्ड सोसाइटी में ये चीजें हैं कि हर एक चीज को कहीं ना कहीं कॉमर्स या मॉनेटरी टर्म्स में देखा जाने लग गया था। इसलिए सफिशिएंट अमाउंट में पैसा ना होने की वजह से, दहेज का पैसा उपलब्ध ना कराने की वजह से, या व्यवस्था ना किए जाने की वजह से वो लोग अपनी बेटियों को नन बनने के लिए भेज देते थे, ठीक है। पब्लिक रोल ऑफ वुमेन वाज लिमिटेड, यानी जो महिलाएं थी उनका जो सामाजिक जीवन था, उनका जो पब्लिक लाइफ था, वो बहुत ही सीमित था, बहुत ज्यादा लिमिटेड था। क्लियर है। एंड दे वर लुक्ड अपॉन एज कीपर्स ऑफ द हाउस होल्ड, और ज्यादातर उनको इसी रूप में देखा जा सकता था कि वही वो जो है वो घर का काम काज देखने और चलाने वाले हैं, और वो घर के कामकाज को बेहतर तरीके से चलाएं, इसी से आगे जो है वो चीज़ें बढ़ेंगी, उसी से जो है सबका वेलफेयर होने वाला है। तो कुल मिला के महिला और पुरुष इस रिवाइवल के दौरान भी अंतर में आ गए। और अंतर में कैसे आ गए, एक व्यक्ति लीड कर रहा है और दूसरा व्यक्ति सिर्फ ये है कि हाँ आप घर में पूरे हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ को मैनेज करें, और हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के साथ साथ असिस्ट करते रहें आप अपने हस्बैंड को, ठीक है। तो ये है। लेकिन
अब हमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कौन कौन से परिवर्तन है? वो परिवर्तन ये है कि इटली में कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे बड़े ट्रेडर्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं, एफ्लुएंट लोग हैं, संपन्न परिवार के लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने कुछ नए एग्जाम्पल सेट किए। ये कौन लोग थे? तो इन्हीं में से एक हमारे पास लेडी का जिक्र आता है जो वेनिस की रहने वाली हैं, कैसेंड्रा। तो जो वेनिस की रहने वाली ये कैसेंड्रा हैं, ठीक है, ये एक संपन्न परिवार में पली बढ़ी, संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ, ये पली बढ़ी, और इसके बाद फिर इनके जो फादर हैं, इनके फादर इनको एक चर्च में एक मॉन्क के पास रखते हैं। किस लिए? ताकि ये फिलॉसफी का अध्ययन कर पाएँ और बाकी सारे जो रिलीजियस सब्जेक्ट्स हैं उनका भी अध्ययन कर पाएँ, समाज को समझ पाएँ बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके बाद जब इनकी पढ़ाई लिखाई पूरी होती है तब ये फिर इनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ बहुत आगे बढ़ चुकी होती है, ठीक है, और उसके बाद फिर ये क्या करती हैं? राइटिंग करना शुरू करती हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना शुरू करती हैं, ठीक है, और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ ध्यान देती हैं। और इनका क्या कहना है? वुमेन ऑट टू सीक एंड एम्ब्रेस दीज स्टडीज, यानी हर जो वुमेन है उस वुमेन को इन चीज़ों का, यानी ह्यूमनिस्ट जो कंसेप्ट है, ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ जो आज कंसेप्ट चल रहे हैं उनको स्टडी करना चाहिए और स्टडी करके उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करना चाहिए। कुल मिला के एक इनका कहना था कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस चीज़ को करेंगी, यानी पढ़ाई हो गया या आज जो मॉडर्न व्यूज़ नए नए आ रहे हैं उनको एम्ब्रेस करना हो गया, तो उससे क्या होगा? उससे कुछ परिवर्तन निकल के आएंगे। क्लियर है? चलो, तो आगे आप देखोगे कि उनकी ये कैसेंड्रा जो है उनकी प्रोफिशिएंसी, उनके नॉलेज की वजह से इनकी जो सिस्टर है उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ पैजुआ से ग्रेजुएट होने वाली थी, ठीक है, तो इनको इनकी प्रोफिशिएंसी और इनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ पैजुआ जो है वो लेक्चर वगैरह देने के लिए बुलाएगी। सो इनको इनविटेशन दिया जाने लग गया दूर दूर तक। इटली की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ पैजुआ, वहाँ पर इन्होंने लेक्चर देना शुरू किया। मतलब एक आध लेक्चर है ये ग्रेजुएशन सेरेमनी जो थी इनकी सिस्टर की, उसमें गई थी, अपने सिस्टर की ग्रेजुएशन सेरेमनी में। और इस तरह से अब आप समझ सकते हो कि महिलाओं को पढ़ने लिखने का, यानी कुछ परिवार ऐसे होते थे जो परिवार महिलाओं के पढ़ने लिखने की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते थे और उनको आप देख रहे हो कि बड़ी यूनिवर्सिटीज में क्या कर रहे हैं? दाखिला दिला रहे हैं, प्रॉपर शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं और उनको एक ऐसा जीवन दे रहे हैं जो जीवन उनको पसंद है। जैसे ये राइटर बन रही है और कैसेंड्रा राइटर बनने के साथ साथ अपने समकालीन जितने भी बड़े फिलोसोफर्स हैं, ठीक है, इन फिलोसोफर्स के साथ में ओपिनियंस का एक्सचेंज करेगी, ठीक है। प्रिंटिंग वगैरह आ चुकी थी तो लेटर राइटिंग हो गया, ठीक है, बुक रीडिंग हो गया। इन सब में कैसेंड्रा जो है वो बहुत दक्ष है, ठीक है, बहुत परफेक्शन है उसका, कैसेंड्रा का। और पढ़ने के बाद अब महिलाओं के साथ क्या होना चाहिए, महिलाओं की स्थिति कैसी होनी चाहिए, ठीक है, महिलाओं को इस बदलते हुए समाज में किस तरीके का रोल प्ले करना चाहिए, और इसके अलावा अपने सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक आइडियाज़ को इन फिलोसफर्स के साथ लेटर्स में एक्सचेंज करती थी, ठीक है। इवन आगे आप देखोगे कि और बड़े बड़े जगहों पर कैसेंड्रा को जो है वो बुलाया जाएगा लेक्चर्स वगैरह के लिए। यानी अपने ज़माने की कैसेंड्रा जो है वो एक बहुत बड़ी स्कॉलर जो हो जाए, है ना, तो स्कॉलर के तौर पर जानी जाएंगी, एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल के तौर पर जानी जाएंगी, ठीक है। तो ये एक अचीवमेंट है कुछ वुमेन्स के लिए। मतलब जहां एक तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि समाज सत्तात्मक है और महिलाओं का जो पब्लिक लाइफ है वो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है, महिलाओं को पब्लिक लाइफ में बिल्कुल भी आने नहीं दिया जा रहा। ऐसे समय में कुछ ऐसे उदाहरण भी आपको मिलते हैं जो पब्लिक लाइफ में देखो एक अच्छे एग्जाम्पल सेट करना। इसके अलावा हमें कुछ और महिलाओं का जिक्र मिलता है, ठीक है, जैसे मार्केसा, ठीक है। सो मैंटुआ की मार्केसा जो है, ठीक है, ये एक्चुअली टाइटल है इनका एक्चुअल नाम इजाबेल था। सो मार्केसा ऑफ मैंटुआ इसाबेल, तो इसाबेल जो है शी विल ऑल्सो रूल, ठीक है, ये स्पेन को रूल करेगी जब इसका हस्बैंड जो है फर्डिनांड सेकंड की डेथ हो जाती है। तो फर्डिनांड सेकंड के अब्सेंस के बाद ये इजाबेल जो है ये बाकायदा रूल करेगी। और इवन ऐसा कहा जाता है कि ये जो इजाबेल है ये कैसेंड्रा के विचारों से प्रभावित होकर इसको बुलाएगी भी कि आप आ जाइए, ठीक है। और ये खुद भी अपने आप में काफी इंटेलेक्चुअल और ब्रिलियंट वुमेन थी, तो वो कैसेंड्रा को बुलाती है कि क्यों ना आओ और हम लोग साथ में मिलकर
शासन व्यवस्था यहाँ पर चलाएं। लेकिन अब ये था कि उस समय कुछ वॉर की सिचुएशंस भी चलती रहती थी और सेम टाइम पर इटली और फ्रांस के बीच में भी कुछ कन्फ्लिक्ट्स चलेंगे। तो इन कन्फ्लिक्ट्स के चलते कैसेंड्रा मना करती है कि नहीं, अब इस तरह की अनस्टेबल सिचुएशंस में मैं आके आपके साथ काम नहीं करूंगी, क्योंकि अभी हम लोग जिन जिन डोमेन्स में, जिन जिन जोग्राफिकल एरियाज में रह रहे हैं, वो दोनों जोग्राफिकल एरियाज एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हमने इस पूरे व्यू में, इस पूरे वीडियो में ये देखा, ये व्यू किया कि जो वुमेन्स की कंडीशन है, जो वुमेन्स के एस्पिरेशंस हैं, वो एक तरफ तो बहुत रेस्ट्रिक्टेड हैं, लेकिन दूसरी तरफ समाज का एक तबका ऐसा भी है जो वुमेन्स को थोड़ा सा इंडिपेंडेंस भी दे रहा था। लेकिन ये इंडिपेंडेंस भी ऐसी नहीं थी, ठीक है, कि वो पूरी तरीके से एक बल्क लेवल पे आपको देखने को मिले या एक बड़ा ग्रुप ऑफ सेक्शन आपको देखने को मिले। कुछ एक चंद ऐसी महिलाएं हैं जो कह दें कि आउट ऑफ सर्कमस्टांसेस, आउट ऑफ फैमिली सपोर्ट, एक बहुत बड़े लीडरशिप की तरफ जा रही हैं। लेकिन मैक्सिमम वुमेन्स जो है वो आपको सिर्फ हाउस होल्ड एक्टिविटीज तक कन्फाइंड मिलेंगी। तो होपफुली आपको ये एस्पिरेशंस ऑफ वुमेन वाला वीडियो समझ में आ गया होगा कि उस दौरान बदलते हुए यूरोप के परिवेश में महिलाओं की क्या स्थिति थी। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज इंद्र विक्रम और इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी। यानी क्रिश्चियनिटी के अंदर अब एक तरह का डिबेट, विवाद, डिस्कशन शुरू हुआ। ये विवाद किस लिए था? तो आप बहुत आसानी से गेस कर सकते हैं। अभी हम रिवाइवल के बारे में पढ़ रहे हैं, रिबर्थ और रेनेसांस के बारे में पढ़ रहे हैं, पुनर्जागरण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी में भी कुछ ना कुछ रिवाइवलिज्म, रिबर्थ या रिफॉर्म्स की बातें चलेंगी। और क्यों ना चलें, क्योंकि अभी तक की पूरी कहानी सुन के आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर था, जो फ्यूडल सिस्टम में, मिडिवल टाइम में हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर था, वो कितने प्रिविलेजेस के साथ जीता था। और ग्रेजुअली इस फर्स्ट ऑर्डर में बड़े लेवल पर करप्शन जो है वो वाइड स्प्रेड हो गया, व्याप्त हो गया, फैल गया। कैथेड्रल्स जो थे, जो चर्चेस थे, उनमें जो अथॉरिटीज़ हैं, है ना, ये भी आपके सेकंड ऑर्डर के नोबल्स की तरह, लॉर्ड्स की तरह एक तरह का एक लग्जूरियस लाइफ जीने लग गए थे, है ना। और कॉमन इंसान, थर्ड जो ऑर्डर है, तीसरा जो वर्ग है, इसके जीवन को उठाने की बजाय, इसके जीवन को और सरल और आसान बनाने की बजाय धर्म का इंस्ट्रूमेंट या धर्म के टूल को इस्तेमाल करके जीवन को और जटिल कर रहे थे, है ना। सफिशिएंट अमाउंट में वेल्थ ऑलरेडी होने के बावजूद नए नए तरीके खोजे जा रहे थे जिनसे चर्च की रेवेन्यू, चर्च की प्रॉपर्टी बढ़ाई जा सके, ठीक है। पॉलिटिकल डोमेन्स में इंटरफेरेंस इतने बड़े लेवल पर होने लगा कि राजा को इनकी तरफ से अपनी अथॉरिटी में कहीं ना कहीं चैलेंज फील होने लग गया। इसलिए बड़े लेवल पर रिवॉल्ट हुए। रिवॉल्ट सबसे पहले क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट हुए, है ना, यानी चर्चेस के अगेंस्ट हुए। और वो जो रिवॉल्ट्स हैं, इनमें से बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन मॉन्क्स हैं, क्लर्जीज़ हैं जो खुद सपोर्ट करेंगे। यानी उनको खुद लगेगा कि हाँ, जो कुछ भी, जिस फॉर्मेट में रिलीजन चल रहा है, जिस फॉर्मेट में अथॉरिटीज़ चल रही हैं, जिस फॉर्मेट में हम रिलीजन को स्प्रेड कर रहे हैं, ये फॉर्मेट, ये मेथड चेंज होना चाहिए, रिफॉर्मेशंस होने चाहिए। रिफॉर्म का मतलब सुधार, सुधार की गुंजाइश है। इसी फेज को हम कहते हैं डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी। यानी ये सारा कुछ अभी हम देखेंगे आज के इस वीडियो में कि किस तरीके से क्रिश्चियनिटी जो है जब अराइज हुआ होगा, ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी के अराइज होने के साथ ही हमने जो है उसके स्प्रेड के बारे में समझना शुरू कर दिया। और क्रिश्चियनिटी बड़े तेजी से स्प्रेड हुई और लकीली, फॉर्चुनेटली क्रिश्चियनिटी को रोमन एम्पायर का शेल्टर मिल गया। रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन जो है वो खुद ईसाइयत को स्वीकार कर लेगा, ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेगा। और हमारा जो बाइजेंटाइन एम्पायर है, बाइजेंटाइन एम्पायर पूरी तरीके से क्रिश्चियनाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। जब रोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर, या मैं कहूँ जो वेस्टर्न यूरोप है, उसमें ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ये जो किंग हैं छोटे छोटे, ठीक है, और इनके साथ साथ जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ये भी
कैथोलिक चर्च के साथ मिलकर वहाँ की पॉलिटी को रेगुलेट करने लग गए। इस तरीके से मिडेवियल जो एरा है हमारा, जो हमारा फ्यूडल सिस्टम है, मिडेवियल एरा है, उसमें कैथोलिक चर्च लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटर हो गया वेस्टर्न यूरोप में। बड़े पैमाने पर वहाँ पर भी धर्मांतरण और धर्म को सामान्य जीवन तक या उन लोगों तक जो लोग अभी तक नहीं थे क्रिश्चियनिटी में, उन तक भी पहुँचाया गया। शुरुआत के जो कुछ साल हैं, इन सालों में आप देखोगे कि क्रिश्चियनिटी में जो पोप्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जीसस क्राइस्ट के, वो सही मायने में जीसस क्राइस्ट की जो टीचिंग्स हैं उनको स्प्रेड कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आई जब हमारा ये जो क्रिश्चियनिटी है, हमारा ये जो वर्ग है, ये वर्ग आपको भी पता है कि इक्वली, यानी नोबल्स या हमारे जो लॉर्ड्स और किंग्स हैं उनके इक्वली पावरफुल हो गया। और यहाँ पर आप कह दें कि जो हमारे पोप और क्लर्जी थे वो एक तरीके से बहुत पावरफुल स्टेट के तौर पर इमर्ज होने लग गए। ठीक है, ये भी टैक्सेस वगैरह इंपोज करने लग गए, ये भी अपनी प्रॉपर्टीज बनाने लग गए। चलो, और वो सारी टीचिंग्स जो सही मायने में शायद जीसस क्राइस्ट देके गए थे, उनमें बड़े लेवल पर जो है वो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस आ गई, ऐसे रिचुअल्स आ गए जो शायद सैंक्शन नहीं किए गए थे जीसस क्राइस्ट के द्वारा। क्लियर है? समय जैसे जैसे बढ़ता रहा, उस समय के बढ़ने के साथ साथ वो प्रैक्टिसेस, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स और ज़्यादा गहरे होते चले गए। धर्म का मूल स्वरूप जो था, ठीक है, रिलीजन का जो एसेंस है, वो जाता रहा और उनकी जगह पर रिचुअल्स, कस्टम्स और नए नए जो ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस हैं वो उनकी जगह लेती रही। क्लियर है? तो आज के इस पूरे वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैसे क्रिश्चियनिटी ने अपने आप को सुधार करके अपने आप को बचाया, और ना सिर्फ बचाया बल्कि आप कह सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी में एक ऐसा विंग हुआ जिसे आप कहेंगे कि प्रोटेस्टेंट्स। इसने क्रिश्चियनिटी को एक नई दिशा दी, प्रैक्टिकल रिलीजन की तरफ लेके गए। तो इस पूरे वीडियो में हम समझना शुरू करते हैं कि व्हाट वाज डिबेट विद इन द क्रिश्चियनिटी, यानी क्रिश्चियनिटी में कौन सी बेसिकली वो डिबेट थी। चलो, सो क्रिश्चियंस टू प्रैक्टिस रिलीजन इन द वे लेट डाउन। वास्तविकता में जो क्रिश्चियंस थे उनसे, या जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, जो क्रिश्चियन रिलीजियस लीडर्स हैं, उनसे क्या आशा थी, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन थी, या उनको क्या कहा गया था, किस बेसिस पर चर्च का, कैथेड्रल्स का, मोनेस्ट्रीज का फॉर्मेशन हो रहा था, क्या इंस्पिरेशन था उसके पीछे। उसके पीछे ये जो क्रिश्चियन लीडर्स हैं, पोप्स हैं, क्लर्जीज हैं, बिशप्स हैं, इनके पीछे सिर्फ एक मोटिवेशन है। इनको क्या कहा गया? इनको वो धर्म का अभ्यास करना है, ठीक है, वो रिलीजन, जो वो रास्ता जो जीसस क्राइस्ट ने फाउंड किया, यानी जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स के ऊपर जो आप कह दो कि जो एक सेक्ट चल रही है, उस सेक्ट में इनको चलना है। जो प्रैक्टिसेस उन्होंने बताई हैं, उन प्रैक्टिसेस को इनको आगे ले जाके आगे फॉलो करते हुए आगे चलना है, अपने जीवन को आगे लेके जाना है और बाकी लोगों को भी इससे जोड़ना है। तो जिस तरीके से एक्चुअली वास्तविक रिलीजन था, उसी रिलीजन के फॉर्म में उसको प्रैक्टिस करना चाहिए इनको। तो ये बातें लिखी गई हैं, ठीक है, यानी जो ओरिजिनल रिलीजियस टेक्स्ट हैं, उसी ओरिजिनल रिलीजियस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इनको प्रैक्टिस करना चाहिए था। और उसमें से वो सारे अनावश्यक जो रिचुअल्स हैं, जो बाद में इंटर होते चले गए, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में या इनके रिलीजन में, इनके सेक्ट में, उन सभी को क्या करना है? उन सब की आलोचना किया जाए और उन सब को डिनाउंस किया जाए, उन सब को छोड़ दिया जाए और वापस से प्योर और जो ओरिजिनल वर्जन है रिलीजन का, उसको एस्टैब्लिश किया जाए, यानी धर्म को साधारण बनाया जाए ताकि लोगों के साथ कनेक्ट होने में आसानी हो। ठीक है, वो धर्म जिसके फाउंडर, वो धर्म जिसके एक तरीके से सबसे बड़े लीडर, ठीक है, वो धर्म जिसको जीसस क्राइस्ट ने लोगों को सिखाया, उसमें जीसस क्राइस्ट के अगर आप बारे में देखेंगे तो थ्रू आउट लाइफ जीसस क्राइस्ट का एक एग्जाम्पल देखिए कि कौन सी मटेरियल वेल्थ उन्होंने गेन करी, कौन से बड़े चर्चेस बनाए उन्होंने। आप देखेंगे कि जीसस क्राइस्ट का एंड, यानी जीसस क्राइस्ट का जो लास्ट टाइम है, कितना पेनफुल रहा। तो
ऐसा रिलीजन जिसके जो कन्वेनर हैं, जिसके जो लीडर हैं, जिसके जो फाउंडर हैं, वो थ्रू आउट लाइफ रिनाउंस, सैक्रिफाइस, ठीक है, और सर्विस में अपना जीवन बिताते रहे, उसके फॉलोअर्स आगे जाके इस तरीके के आराम तलब जीवन और इस तरीके के एक लग्जूरियस वे ऑफ लाइफ की तरफ इंक्लाइंड हो गए। तो ये चीज़ का प्रश्न शुरू हुआ, इस चीज़ को लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया, इस चीज़ के बारे में बातें करनी शुरू की। ठीक है, चलो अब इनका जो है उनका अपना ही धर्म का एक अलग व्यू था, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। तो इनका जो है वो एक धर्म का अपना ही अलग व्यू था और अपने धर्म के अलग व्यू के हिसाब से रेडिकली ये लोग मूव करते चले जा रहे थे। ठीक है, तो इनके व्यू को बाद के जो फिलोसोफर्स हैं उन्होंने चैलेंज दिया। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, इनके जो व्यूज हैं उनको बाद के फिलोसोफर्स ने चैलेंज दिया और बाद के फिलोसोफर्स ने क्या कहा कि आपको वापस जाना होगा उन जगहों पर, ठीक है, उन मान्यताओं पर, ठीक है, जो मान्यताएं स्थापित थी। इन मान्यताओं में सबसे पहली मान्यता जो थी वो ह्यूमनिस्ट व्यू से प्रेरित थी। ह्यूमनिस्ट व्यू आपको अब तक बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अब ये ह्यूमनिस्ट व्यू कहता क्या है? ह्यूमनिस्ट व्यू ये कहता था आपसे कि देखो, ईश्वर ने इस पृथ्वी को, इस धरती को बना दिया है, ठीक है, गॉड हैज क्रिएटेड, ठीक है, हम मानते हैं कि एक दूर जो एक ऐसे भगवान है दूर जो हमें नहीं दिखते हैं, ठीक है। अब ये कौन सा, ये वो रिलीजियस व्यू है जो अब आपका ह्यूमनिस्ट एरा में प्रॉस्पर हो रहा है। तो उस ह्यूमनिस्ट एरा में जो प्रॉस्पर होने वाला धर्म है वो क्या कहता है कि एक डिस्टेंट गॉड, एक दूर स्थित जो भगवान है, जिन्होंने इस पूरे मटेरियल क्रिएशन को बनाया, क्रिएट किया, उन्होंने बनाने के बाद मनुष्य को अलाउ किया, मनुष्य को ये परमिशन दी, ठीक है, कि वो क्या कर सकता है, वो अपनी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ जी सकता है अपने जीवन को, ठीक है, कंप्लीट फ्रीडम टू लिव हिज लाइफ फ्रीली, अपने जीवन को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ जी सकता है, इसमें कोई बंदिशें नहीं है, इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि वो आनंद की खोज में अपने जीवन को जी सकता है। और यहीं इसी जगह पर जहां वो है, ठीक है, हियर एंड नाउ, यहीं पर अभी इसी समय वो उस आनंद को खोजे, उसे किसी दूसरे लोक की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी, उसे किसी दूसरी जगह पर नहीं जाना होगा, ठीक है, इस आनंद को खोजने के लिए, या अपने जीवन में सुख, शांति और आनंद को खोजने के लिए उसको कोई दूर नहीं जाना होगा, मरना नहीं पड़ेगा। मरने का मतलब है कि इस दुनिया से जीवन खत्म करके आफ्टर लाइफ जो है दूसरे लोकों में जाइए, हेवन में जाइए, तो आपको हेवन में, स्वर्ग में ही आनंद मिलेगा। ये नए जो हमारे फिलोसोफर्स आ रहे थे जो इस तरह के क्रिश्चियन व्यूज को प्रोपेगेट कर रहे थे, ये थे थॉमस मोर, ठीक है, और एरास्मस, ये इंग्लैंड में, और एरास्मस हॉलैंड में। तो ये नए प्रैक्टिकल रिलीजन को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं ना किस तरीके से धर्म का स्वरूप अब जो है वो ये दार्शनिकों के दिमाग में बदल रहा है। तो थॉमस मोर और जो एरास्मस हैं वो ये कह रहे हैं कि हाँ, हम मानते हैं जो क्रिश्चियनिटी कह रही है, जो हमारे क्लर्जीज कह रहे हैं, वी आर कंप्लीटली एग्री विद दैट ओपिनियन कि यस, गॉड हैज क्रिएटेड, और ठीक है, हम मानते हैं कि वी आर द सिनर्स, हम सिनर्स भी हैं, बट वी हैव दैट प्रिविलेज, हमारे पास वो प्रिविलेज भी है, हमारे पास वो विशेषाधिकार भी है कि अब हम इसी जीवन में ईश्वर की बनाई हुई धरती में रहकर अपनी एक्टिविटीज से उस आनंद तक पहुंचे। अब आनंद तक कैसे पहुंचे? जीवन को खुश बनाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मटेरियल परसूट तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मटेरियल वे ऑफ लाइफ को प्रमोट किया जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इनका साथ में यह भी कहना था कि मटेरियल वे ऑफ लाइफ को भी तो हम मोरली और एथिकली जी सकते हैं। इसका मतलब थोड़ी है कि मटेरियल वे ऑफ लाइफ जीने का मतलब है कि वो हमेशा इमोरल और अनएथिकल होगा। तो यहां पर खुद के जीवन को ईश्वर के प्रैक्टिकल, ठीक है, बिहेवियरल, यानी जो इंप्लीमेंट होने के लायक है, उस मॉडल में ये लोग इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। चलिए, वन ऑफ द फेवरेट मेथड्स ऑफ द क्लर्जी वाज टू सेल इंडल्जेंसेस। एक तरफ जहां पर ये जो नए फिलोसोफर्स हैं, ठीक है, वो इस तरीके के व्यूज को लेके आ रहे थे, वहीं पर मैं अब आपको रीजन बताना शुरू करता हूं, कॉजेज बताना शुरू करता हूं, ठीक है, कि ये जो हम पूरे वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी, ये डिबेट शुरू क्यों हुई। अभी तो मैंने एक तरीके से आपको ओवरव्यू दे दिया कि अब इस डिबेट में
जो है आउटलाइन क्या रहेगी, डिबेट का मोटिव क्या रहेगा? डिबेट का मोटिव रहेगा कि ईश्वर ने मनुष्य को जैसा बनाया, कैसा बनाया वो आपने देख लिया, अब उसका ओपिनियन कैसा हो, यानी धर्म को अब आधुनिक समय में मानवतावादी युग में किस तरीके से लेना चाहिए, धर्म कैसे उसकी सहायता कर सकता है एक हैप्पी लाइफ जीने में। क्लियर है? अब हम उन शॉर्टकमिंग्स को पढ़ना शुरू करते हैं जिन शॉर्टकमिंग्स की वजह से क्रिश्चियनिटी में धीरे धीरे वो जो मोरल कैरेक्टर था क्रिश्चियनिटी का, वो जो मोरल प्रैक्टिसेस थी वो इमोरल प्रैक्टिसेस में बदल गई। बहुत सारे ऐसे इम्प्रैक्टिकल चीज़ों को अब आप देखेंगे जो कहीं से कहीं तक आपको मतलब सब नॉनसेंस लगेगा। ठीक है, तो हुआ क्या, मैंने कहा पहले भी, तो जो हमारे चर्च वगैरह थे, इन चर्च में जो पोप और बिशप्स थे ये बड़े पैमाने पर टैक्स कलेक्शन करते थे। ठीक है, ये टैक्स कलेक्शन जो होता था ये सीधा चर्च के पास जाता था, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी खुद की टैक्सेबल नहीं होती थी, बट ये कॉमन इंसानों से, नॉर्मल पीपल से टैक्स कलेक्ट कर लेते थे। अब ये देखिए कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो गया। चर्च की अपनी प्रॉपर्टी जो है वो टैक्स से फ्री है, चर्च राजा को टैक्स नहीं देगा, लेकिन चर्च नॉर्मल लोगों से टैक्स कलेक्ट करेगा, उनसे उनके ऊपर टैक्स इंपोज करेगा। ठीक है, क्या धर्म इस तरीके के इनजस्टिस को सपोर्ट कर सकता था? ठीक है, नहीं सपोर्ट कर सकता था। क्लियर है? इसके अलावा कुछ आगे जाके पोप ऐसे हुए जो पोप इतनी संपत्ति के बावजूद भी अभी कहीं ना कहीं ग्रीडी थे, तो इन्होंने नए नए चर्च और नए नए कैथेड्रल्स बनाने के लिए आप कहते हैं डोनेशंस इनवाइट करना शुरू किया। ठीक है, तो बड़े लेवल पर बल्क में डोनेशंस इनवाइट किए गए, और इन्हीं डोनेशंस को इनवाइट करते समय एक नई मैकेनिज्म, एक नई क्रियाविधि लाई गई। वो क्रियाविधि क्या थी? इंडल्जेंसेस। ठीक है, अभी इंडल्जेंसेस क्या होता है? इंडल्जेंसेस का मतलब होता था कि हमारा जो चर्च था, रोमन कैथोलिक जो चर्च होता था, ये रोम के रोम नहीं कहूँ, उस समय के इटालियन जो स्टेट्स हैं, उन इटालियन स्टेट्स के लोगों को, रोम तो पुरानी कहानी हो गई, तो जो हमारे इटालियन स्टेट्स के जो कॉमन सिटीजन्स हैं, जो बड़े बड़े आपके ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, एफ्लुएंट्स लोग हैं, इन सिटीजन्स को हमारा जो पोप है ना, वो चर्च की तरफ से एक एश्योरेंस देगा, एक तरीके की आपको कहेगा कि नहीं बिल्कुल ऐसा ना, सुनिश्चितता देगा। ठीक है, सुनिश्चित करेगा इंडल्जेंस देके, लेटर ऑफ इंडल्जेंसेस कहते थे इनको, है ना, एक पास या एक लेटर इशू करेगा, एक पत्र इशू करेगा, एक पास इशू करेगा। ठीक है, इस पास का मतलब होता था एक तरीके का एश्योरेंस। ठीक है, एक तरह की सुनिश्चितता हो गई आपको अगर आप ये लेटर ऑफ इंडल्जेंस खरीदेंगे, अगर आप ये पास जो है वो खरीदेंगे। ठीक है, ये महंगे दामों में, ऊंचे दामों में बेचे जाने वाले इंडल्जेंसेस या लेटर ऑफ इंडल्जेंस होते थे, जिसमें क्या एश्योरेंस किया जाता था कि जो भी व्यक्ति इन इंडल्जेंसेस को खरीदेगा, जो भी इनको परचेस करेगा, उसको पोप जो है ये सुनिश्चित करेंगे, पोप इस बात की गारंटी देते हैं कि वो व्यक्ति जो है अपने जीवन के सारे जो सिन हैं, ठीक है, पाप हैं, उनसे मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो वो व्यक्ति अपनी सारी सिंफुल एक्टिविटीज से फ्री हो जाएगा। ठीक है, और ना केवल वो व्यक्ति अपने जीवन के, इस जीवन की हुई सारी सिंफुल एक्टिविटीज से फ्री होगा, बल्कि जो आफ्टर लाइफ है वो आफ्टर लाइफ भी, यानी इस जन्म के बाद जो उसका हेवन में लाइफ है, वो लाइफ भी सिक्योर रहेगा, वहां पर भी उसको आनंद मिलेगा। यानी हेवन तो सिक्योर है उसका, स्वर्ग तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की गारंटी है। ये इंडल्जेंसेस का मतलब होता था। ठीक है, अब यहां पर बड़े पैमाने पर लोग अपने लिए इंडल्जेंसेस खरीदने लग गए, और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि उनके नियर एंड डियर्स जिनकी डेथ होती थी उनके लिए भी इंडल्जेंसेस खरीदने लग गए। इसमें हुआ ये कि चर्च के पास बड़े लेवल पर डोनेशंस आने लग गए। डोनेशंस तो पर क्या ये मोरल एथिकल रूप से सही था? डोनेशन वो होना जो विलिंगली लोग दें। आप डोनेशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप डोनेशन को एक तरीके से क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती ले रहे हैं, वो भी इस तरीके के एश्योरेंसेस देके जिनका एश्योरेंस खुद भी नहीं है आपको। क्या एक पोप या क्लर्जी खुद इस बात से पूरी तरह से अश्योर था कि वो स्वर्ग ही जाएगा? ठीक है, या ठीक है जाएगा भी तो फ्री में दे सकता है ना किसी को एश्योरेंस, उसके लिए डोनेशन की क्या ज़रूरत है? उसके लिए लोगों की एक्टिविटीज़ देखो ना, कि
अगर किसी पर्सन को एश्योरेंस या लेटर ऑफ इंडल्जेंस इशू किया जा रहा है तो वो पर्सन ही मोरली एथिकली इतना हाईली एलिवेटेड होना चाहिए, इतने अच्छे कैरेक्टर का होना चाहिए कि उसको स्वर्ग का टिकट दिया जाए, ना कि पैसे स्वर्ग का टिकट रिजर्व करा ले। तो इस तरह की गतिविधियां जो है वो आपको बड़े पैमाने पर यूरोप में देखने को मिलेंगी। अब आप देखोगे कि यूरोप में जो हमारा किसान वर्ग है, जो पेजेंट्स हैं, वो यूरोप के इस चर्च के जो एक्सटॉर्शन है, जो वसूली है, उससे बहुत बुरी तरीके से परेशान है। ठीक है, रिजल्ट ये होगा कि हमारे इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर रिवॉल्ट्स होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये जो किसान हैं ये रिवॉल्ट्स करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि चर्च जो टैक्सेस इंपोज कर रहा था ये अब पे करने में सक्षम नहीं थे। थर्ड ऑर्डर जो है, अभी भी जो सामान्य व्यक्ति है ना, इटालियन स्टेट्स की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन इटालियन स्टेट्स जो हैं उनको छोड़ दो तो अभी तो हमारा जितना यूरोप है, इंग्लैंड और फ्रांस की जो सोसाइटी है, इसमें अभी भी सामान्य लोग हैं कि नहीं है? ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग व्यापारी बन गए, सारे मर्चेंट्स बन गए। बहुत सारा तबका जो है अभी भी किसानी कर रहा है, खेती कर रहा है ना, अभी भी वो फार्मिंग में इन्वॉल्व है। और एक तो वो राजा को टैक्स देता है। ठीक है, अब राजाओं का भी सिस्टम अलग हो चुका है। अब एब्सोल्यूट मोनार्की की तरफ ये लोग बढ़ रहे थे, सेंट्रलाइजेशन की तरफ राजा भी बढ़ रहे थे। ऊपर से चर्च जो है हमारा ये अलग से टैक्सेस ले रहा है। ठीक है, डबल बर्डन है कॉमन मैन के ऊपर टैक्सेस का। तो इस कंडीशन में कई जगहों पर यूरोप में बड़े लेवल पर रिवॉल्ट्स हुए। ठीक है ना, हालांकि ये रिवॉल्ट चर्च दबाने की भी कोशिश करेगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, चलो, एक तो लोग, सामान्य व्यक्ति रिवॉल्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ हमारा जो राजा वर्ग है, राजतंत्र है, वो इन विद्रोहों को सपोर्ट कर रहा था। सपोर्ट क्यों करेगा? सपोर्ट इसलिए करेगा क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये जो चर्च है ये इनकी खुद की अथॉरिटी को क्या कर रहा था? चैलेंज कर रहा था। तो इसमें जो प्रिंसेस वगैरह थे, जो राजकुमार थे और जो राजा थे, ठीक है, वो धीरे धीरे ये देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे कि चर्च का इंटरफेरेंस, चर्च का जो दखलंदाजी है वो उनके कार्यों में, वो राज्य के कार्यों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ध्यान रखना, आज जिस बड़े सेकुलर मूवमेंट्स की हम बातें करते हैं, ठीक है, आज जिस बड़े सेकुलरिज्म की हम बातें करते हैं, यह सेकुलरिज्म शुरू ही क्यों हुआ? यह सेकुलरिज्म शुरू ही इसी वजह से हुआ जब ऊब गए चर्च और स्टेट एक दूसरे से, या मैं कह दूं कि जो हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो राजतंत्र है, ये ऊब गया चर्च के दखलंदाजियों की वजह से। तब वहां पर स्टेट को या पॉलिटिक्स को रिलीजन से सेपरेट करने की एक टीस उठने लगी राजतंत्र में, पॉलिटिकल लीडरशिप में, राजाओं में, राजकुमारों में, कि जो राजतंत्र है वो अलग होना चाहिए, उनका अपना जो है वो इन्वॉल्वमेंट रहे, हमें जो है वो हमारे कामों में वो दखलंदाजी न करें। धर्म का राजतंत्र में और राजतंत्र का धर्म में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। बल्कि शुरुआती लड़ाई में तो ये था कि पहले ये ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे, ये कहेंगे कि हम तुम्हारे में इंटरफेयर करेंगे, तुम हमारे में इंटरफेयर ना करो। लेकिन बाद में फिर जब एक लंबे समय में ये टसल चलती रही तो फिर इनके बीच में कॉम्प्रोमाइजेस हुए, स्टेट चर्च में या पॉलिटिक्स रिलीजन में और चर्च स्टेट में, यानी रिलीजन पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। इस बात में एक कॉमन कंसेंसस पे पहुंचे, आम सहमति पर पहुंचे। तो इंडल्जेंस समझ लिया आपने, ठीक है। रिवॉल्ट्स तो धीरे धीरे यूरोप के कई कोनों में हो ही रहे थे। इन विद्रोहों को वहाँ का जो राजतंत्र था, वहाँ के जो राजे रजवाड़े थे, जो यूरोपियन किंग्स थे, फ्रांस और इंग्लैंड के, वो इनको सपोर्ट भी कर रहे थे, ठीक है। और इस बात में और एडिशन तब हुआ है ना, ये जो हमारे जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, ये पॉलिटिकल थिंकर्स और ह्यूमनिस्ट व्यू वाले जो लोग हैं, इन्होंने सपोर्ट किया हमारे प्रिंसेस को, ठीक है। क्यों सपोर्ट करना शुरू किया? क्योंकि इन्होंने कहा कि देखो, इन्होंने बाकायदा रिसर्च परफॉर्म किया और रिसर्च परफॉर्म करने के बाद एक चीज बताई कि देखो, चर्च के पास जो आज जुडिशियल और फिस्कल पावर आई है, यानी चर्च जो क्लेम करता है, क्लर्जी जो क्लेम करता है कि हमारे पास न्यायिक शक्ति है और हमारे पास वित्तीय शक्तियां हैं, ठीक है, और ये हमारे पास आज नहीं बहुत पहले से हैं। तो इन ह्यूमनिस्ट ने पॉइंटेड आउट किया कि ठीक है, चर्च का जो क्लेम है कि उसके पास जो जुडिशियल और फिस्कल पावर्स हैं, यानी एक तरीके से वो पैरेलल नोबिलिटी है, इसकी ओरिजिन कहां से होती है? इसकी ओरिजिन रोमन एम्पायर से होती है। रोमन एम्पायर में जब ईस्टर्न रोमन एम्पायर या बाइजेंटियम में कॉन्स्टेंटाइन ने रिलीजन एक्सेप्ट किया, क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करी, तब उस समय एक डिक्लेरेशन किया था कॉन्स्टेंटाइन ने, जिसे कहा गया डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन,
या आप कह सकते हैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया गया, एक ऐसा डॉक्यूमेंट साइन हुआ जिसमें क्रिश्चियन जो पोप था, चर्च का जो हेड था उस समय, और कॉन्स्टेंटाइन के बीच में कुछ राइट्स को लेके शेयरिंग हुई, जिसे डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन कहा गया। इस डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन में ही कॉन्स्टेंटाइन ने इनेबल किया था चर्च को कि वो जुडिशियल और फिस्कल पावर्स को एंजॉय कर सकता है इन अ सर्टेन टेरिटरी। ठीक है, कुछ क्षेत्र विशेष में चर्च अपनी जुडिशियल और फिस्कल पावर्स को एंजॉय कर सकता है, उसको इंडिपेंडेंस है, उसको टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे, जबकि वो चाहे तो लोकल लोगों से कुछ अमाउंट में टैक्सेस कलेक्ट कर सकता है। इसके अलावा जिस जगह पर चर्चेस अवेलेबल हैं वहां पर उनकी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज रहेंगी, उनके पास उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जुडिशियल पावर्स रहेंगी। ठीक है, कि कोई दूसरा उनकी प्रॉपर्टीज को एनक्रोच नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से ये सारा जो सिस्टम है बेसिकली आ कहां से रहा है, राजा से ही आ रहा है। यानी चर्च अपने आप को अगर इंडिपेंडेंटली ये डील कर रहा है, ये मान रहा है, एक पोर्ट्रेट कर रहा है कि हम एक पैरेलल नोबिलिटी हैं। ठीक है, और हमारी जो पावर है वो अपने आप में ही है, पहले से एस्टैब्लिश है, एक ट्रेडिशन से आ रही। तो वो ये प्रूफ कर दिए थे ह्यूमनिस्ट लोग कि देखो आपकी जो ये पावर है वो कहीं और से, ट्रेडिशन से जो आ रही है, वो ट्रेडिशन से बेसिकली कॉन्स्टेंटाइन के जमाने से आ रही है, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन ने डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन जो है वो शेयर किया था। और इसका मतलब ये है कि राजा अगर कोई डिक्री इशू करता है और राजा ही उसी को कैंसिल करना चाहे तो राजा को तो आप नहीं रोक सकते हैं। यानी राजा के पास ये अधिकार था कि उसने आपको ये जुडिशियल और फिस्कल यानी फाइनेंशियल पावर्स दिए थे। ये पावर आपके पास ऑटोमेटिकली नहीं थे पहले से, ये पावर्स आपको पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा दिए गए थे। इसीलिए आपका कर्तव्य बनता है कि अब आप इन प्रिंसेस के, ड्यूक्स के, इन किंग्स के कामों में इंटरफेरेंस ना करें, क्योंकि अब ये चाहते हैं कि आपका रोल थोड़ा सा उस लेवल तक ना हो जिस लेवल पे आप लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये एक तरीके से क्या है, नकेल कसने जैसा काम हो गया हमारे चर्च के ऊपर। तो आप देख रहे हैं चर्च से कॉमन लोग भी नाराज हो रहे हैं, और चर्च से हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर था पहले, जो सेकंड ऑर्डर था पहले हमारा, यानी जो नोबिलिटी है, लॉर्ड्स हैं, किंग्स हैं, इनका भी अब ऐसा तो नहीं कि ये लोग खत्म हो गए ना, लॉर्ड्स तो अभी भी हैं, बट ये लॉर्ड अब वो वाले लॉर्ड वाले रिलेशनशिप में नहीं रहे ना, अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो चलो 1517 16th सेंचुरी में चर्च में से रिफॉर्म होना शुरू हुआ, और इसे हम रिफॉर्म मूवमेंट्स कहते हैं, या इसी को रिफॉर्मेशन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी को रिफॉर्मेशन भी कहते हैं, और इसी का एक फॉर्म है जिसे हम प्रोटेस्टेंट मूवमेंट भी कहते हैं, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट भी कहते हैं। तो रिफॉर्मेशन चर्च में से खुद होगा, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट जो है वो चर्च के ही कुछ अथॉरिटीज हैं, क्लर्जीज हैं, मॉन्क हैं, वो करेंगे। जो कि क्या होगा, इन दोनों में अंतर यह है कि रिफॉर्मेशन जो है रोमन कैथोलिक चर्च खुद इनिशिएट करेगा। कुछ ऐसे चर्च होंगे जो समझेंगे कि देखो हाँ हो तो गलत रहा है, हमें अपनी प्रैक्टिसेस में इंप्रूवमेंट, सुधार लाने होंगे, अदरवाइज हमारा एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो ये रोमन कैथोलिक रिफॉर्मेशन होगा, जो आज भी रोमन कैथोलिक चर्च चल रहा है। तो रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स में डिफरेंस ही यही है कि रोमन कैथोलिक्स, ये जो पुराना आपका सिस्टम चला रहा था क्रिश्चियनिटी का, वो रोमन कैथोलिक चर्च से रिलेटेड है। इसी चर्च में से कुछ लोग हैं जो चर्च की प्रैक्टिसेस को, लग्जूरियस लाइफ को और अनएथिकल लाइफ को जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे और विद्रोह कर देंगे कि जरूरी नहीं है पोप के पास जाओ, जरूरी नहीं क्लर्जी के पास जाओ, बाइबल आपको सब कुछ बता देती है। ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट ने चर्च को कोई बहुत ज्यादा वैलिडिटी नहीं दी। जीसस क्राइस्ट ने नहीं कहा कि आपको चर्च में ही ज्ञान मिलेगा, आप बाइबल पढ़िए आपको सारा ज्ञान मिल जाएगा। तो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट की शुरुआत होगी इसी जमाने में। प्रोटेस्टेंट शब्द से मतलब साफ है, प्रोटेस्ट विरोध, उसी से शब्द बनता है प्रोटेस्टेंट। ठीक है, यानी विरोध का आंदोलन। किनके विरोध का आंदोलन? ऐसे लोगों के विरोध का जो अपनी बपौती बनाते हैं, एक मोनोपोली बनाते हैं रिलीजन को। क्लियर है? तो ये प्रोटेस्टेंट मूवमेंट शुरू करने वाले एक यंग जर्मन मॉन्क है, एक युवा जर्मन साधु है, सन्यासी है, जिसका नाम था मार्टिन लूथर। ठीक है, तो मार्टिन लूथर 1483 से 1546, ठीक है, 15वीं से 16वीं शताब्दी तक, यानी सेकंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी से फर्स्ट हाफ ऑफ 16th सेंचुरी तक हमारे बीच रहेंगे यूरोप में। और इन्होंने चर्च की उन परंपराओं से जो कि इंसानों का शोषण कर रही थी, चाहे वो मोरली हो, एथिकली हो, फाइनेंशियली हो,
उन सारी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट कैंपेन शुरू किया, ठीक है। सो ही लॉन्च द कैंपेन अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च। तो पुराने कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध इन्होंने अभियान छेड़ दिया और उन्होंने कहा दैट अ पर्सन डिड नॉट नीड प्रीस्ट। इनका क्या कहना है? प्रोटेस्टेंट मूवमेंट में मार्टिन लूथर किंग ने यही कहा ही कि आपको इन प्रीस्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रीस्ट उन कस्टम्स, ट्रेडिशंस और रिचुअल्स को आपको बताते हैं जिनका बाइबल में कहीं से कहीं तक जिक्र भी नहीं है। यहां पर प्रीस्ट जो है आपको रिचुअल्स में उलझाकर, इंडल्जेंसेस जैसी चीजों में उलझाकर आपका शोषण कर रहे हैं और वास्तविक धर्म से, वास्तविक शांति से, वास्तविक आनंद से आपको दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि प्रीस्ट की जरूरत ही नहीं, देयर इज नो नीड टू प्रीस्ट, देयर इज नो नीड ऑफ प्रीस्ट टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद गॉड। ईश्वर के साथ अगर आपको संबंध रखना है तो वो सिर्फ और सिर्फ पुजारी, प्रीस्ट, पोप, क्लर्जी, बिशप के ही थ्रू नहीं रख सकते हैं। आप बाइबल पढ़िए और आप आंखें बंद करके प्रे करिए, प्रार्थना करिए। ईश्वर का संबंध अगर आप सच्चे मन से, गंभीरता से प्रार्थना करेंगे तो आपका ईश्वर के साथ संबंध स्थापित होगा, ना कि इन प्रीस्ट के इंडल्जेंसेस वगैरह को खरीदने से। क्लियर है ना? तो आपको फिलॉसफी क्लियर कट समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसने अपने अनुयायियों को कहा, मार्टिन लूथर किंग ने अपने अनुयायियों को, अपने फॉलोअर्स को कहा कि आपको ईश्वर में पूरी श्रद्धा रखनी है, कंप्लीट फेथ रखना है, ठीक है ना, क्योंकि फेथ अलोन कुड गाइड देम टू द राइट लाइफ एंड एंट्री इनटू हेवन। क्योंकि फेथ ही एक ऐसी चीज है जो उनको जीवन के सही रास्ते पर आगे बढ़ने में और सही तरीके से जीवन जीने में सहायता देगी। और ये जो शिक्षा है ये जीसस क्राइस्ट की प्रैक्टिकल टीचिंग्स के ऊपर बेस्ड है, जीसस क्राइस्ट की शिक्षाओं के ऊपर ये है, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट भी अपने पूरे दिन में क्या कहते हैं, अपने पूरे जीवन के दिनों में क्या कहते हैं? हैव फेथ, ठीक है, यानी श्रद्धा रखो ईश्वर के ऊपर। अगर आपकी श्रद्धा रखोगे, है ना, इफ यू हैव फेथ इन गॉड, डेफिनेटली आप उस श्रद्धा के थ्रू, उस प्रेयर के थ्रू आप उस ईश्वर तक पहुंच पाएंगे। ये लास्ट समय तक जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स रहेंगे। जब उनको क्रूसीफाइड भी किया जा रहा है ना, उस क्रूसीफिकेशन के दौरान भी वो उसी फेथ को प्रीच करने की कोशिश कर रहे थे। इवन उनके कुछ फॉलोअर्स और उनके साथ में जिन लोगों को, एक आध लोगों को जिनको क्रूसीफाई किया गया था, जब वो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर तुम ईश्वर की संतान हो ही, ठीक है, तो मतलब हमें ईश्वर के उसमें डोमेन में, ईश्वर के संसार में, ईश्वर के जो किंगडम है, राज्य है, उसमें एंट्री मिलनी चाहिए। तो जीसस क्राइस्ट कहते हैं तुम चिंता ना करो, तुम हैव फेथ, है ना, श्रद्धा रखो, बिल्कुल तुम्हारी एंट्री ईश्वर के साम्राज्य में होगी। उसी फेथ को कल्टिवेट करने के लिए मार्टिन लूथर किंग कह रहा। तो कितना सिंपल रिलीजन था, देखो आप, बहुत सिंपल चीज को कितना कॉम्प्लिकेट कर दिया गया था उस जमाने में, है ना। फालतू के रिचुअल्स, फालतू के कस्टम्स, फालतू के आप लेटर ऑफ इंडल्जेंसेस खरीदें, पास खरीदें, ठीक है, फालतू आप टैक्स दें। इस रिलीजन को प्रीच करने के लिए आपको प्रॉपर्टी की जरूरत ही नहीं थी। इस रिलीजन को प्रीच करने के लिए आपको बस एक प्योर हार्ट चाहिए था, ईश्वर के साथ सही मायने में संबंध चाहिए था। और आप उस रिलेशन के साथ अगर लोगों के बीच में जाते तो आपको आपके सस्टेन करने के लिए तो ब्रेड मिल ही जाती, उतना खाने के लिए तो ब्रेड मिल ही जाती, और उसके बाद फिर जो कुछ भी बनता, एक्स्ट्रा बनता, उसमें भी आप प्योर लाइफ जीते हुए उसी नॉलेज को प्रीच करते। तो खैर शायद यही होता तो फिर इतना परिवर्तन नहीं होता, है ना, फिर इतिहास नहीं बनता। तो इसीलिए परिवर्तन का नाम ही पूरा इतिहास है। चलिए, तो इस मूवमेंट को हमने क्या कहा? इस मूवमेंट को हमने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहा, जैसा मैंने कहा, ठीक है। और इसका जो पर्पस था वो पर्पस यही था कि उस जमाने में जो चर्च है, ठीक है, ये जो शुरुआत होगी, चूंकि हमारे मार्टिन लूथर किंग कर रहे हैं तो शुरुआत ही जर्मनी से होगी। जर्मनी के चर्च वगैरह को सबसे ज्यादा उस समय करप्ट माना गया था, तो जर्मनी के चर्चेस वगैरह की सुधार होगी, ठीक है। इसके अलावा फिर स्विट्जरलैंड वगैरह में ये स्प्रेड होगा आगे जाके, और वहाँ बेसिकली बहुत सारे लोगों ने मार्टिन लूथर किंग को फॉलो करना शुरू कर दिया। मार्टिन लूथर किंग को फॉलो करने के साथ साथ अपने कैथोलिक चर्च के साथ में उन्होंने अपने पूरे रिलेशनशिप्स ब्रेक कर दिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसीलिए आज के ज़माने में, आज जब हम बात करते हैं ना क्रिश्चियनिटी की, और क्रिश्चियनिटी में दो जब ग्रुप्स की बात करते हैं तो वो यही, ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये जो दो वर्ग हैं, ये दो वर्ग यही हैं, ठीक है। एक हमारा कैथोलिक और दूसरा हमारा प्रोटेस्टेंट, ठीक है। तो प्रोटेस्टेंट्स कौन है? जिन्होंने पुराने दकियानूसी, ऑर्थोडॉक्स, स्टीरियोटाइप, रिचुअलिस्टिक जो चर्च की
मेथड थी, ये चर्च को नहीं मानते। इनका मानना है कि चर्च जो है वो शोषण का प्रतीक है और कुछ नहीं, तो इन्होंने चर्च को माना ही नहीं, है ना। चर्च की बजाय इन्होंने कहा जीसस क्राइस्ट और बाइबल पर आप ध्यान दीजिए, है ना, आपको चर्च को मानने की जरूरत नहीं। तो इन्होंने कैथोलिक पोप से अपने सारे रिलेशंस जो है वो ब्रेक करने शुरू कर दिए। आगे जाके आप देखोगे स्विट्जरलैंड में जो है वो जो मार्टिन लूथर किंग के विचार हैं ये बहुत तेजी से आगे फैलते चले जाएंगे, ठीक है। और इनके विचारों को उनके एक शिष्य हैं, ठीक है, ज़्विंगली, इन्होंने जाकर जो है प्रचारित किया, प्रतिपादित किया, और स्विट्जरलैंड में भी ये प्रोटेस्टेंट मूवमेंट सक्सेसफुल होगा। स्विट्जरलैंड ही क्या, आगे जाके यूरोप के बाकी जो एरियाज हैं वहां पर भी ये बड़े पैमाने पर स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। चलो, बैक्ड बाय द मर्चेंट्स द रिफॉर्मर्स हैड ग्रेटर पॉपुलर अपील इन टाउन्स, ठीक है। धीरे धीरे इस रिफॉर्म मूवमेंट को या प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट को हमारे जो व्यापारी हैं, हमारे जो ट्रेडर्स हैं, इन्होंने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इनकी बैकिंग मिलनी शुरू हो गई। बैकिंग क्यों मिलनी शुरू हो गई? क्योंकि हमारा जो व्यापारी वर्ग है अब समझ गया कि भाई हमारे डोनेशंस का जो पैसा जा रहा था वो वेस्ट हो रहा था, ठीक है। और डोनेशंस जो है वो हम आउट ऑफ इमोशंस दिए तो चले जा रहे थे, लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटी, उसका जो इम्प्लीकेशन है वो कुछ भी नहीं था। ये धीरे धीरे व्यापारी को समझ में आने लग गया। और अब ये व्यापारी वैसे भी बड़े बड़े स्कॉलर्स और साइंटिफिक इंक्लिनेशन वाले लोगों को शेल्टर दे रहे थे। आपने पिछले वीडियोस में पढ़ा कि जैसे जैसे रिवाइवल ऑफ द इटालियन स्टेट्स वाला जो वीडियो हमने देखा है ना, तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे जैसे इन शहरों में ये बड़े बड़े रिच व्यापारी आए, ये बड़े अमीर व्यापारी हुए, वैसे वैसे उन्होंने फिर क्या, लोगों को, आर्टिस्ट को, आर्ट्स को, प्रोफेसर्स को, टीचर्स को, स्कॉलर्स को, ठीक है, पैट्रोनाइज करना, शेल्टर देना शुरू किया। अब ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे जब ये, तो इनका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ेगा ही। वो ऑर्थोडॉक्स की तरफ थोड़ी जाएंगे, वो स्टीरियोटाइप्स की, रिचुअल्स की तरफ थोड़ी जाएंगे, वो तो प्रैक्टिकलिटी की तरफ आएंगे। तो यहां पर वही देखने को मिल रहा है कि जो व्यापारी लोग हैं उन्होंने भी इस रिफॉर्म मूवमेंट को धीरे से सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे सपोर्ट मिलना शुरू हुआ वैसे वैसे रिफॉर्म मूवमेंट्स टाउन्स की तरफ, रूरल एरियाज की तरफ तेजी से फैलना शुरू होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और हालांकि कुछ लेवल पर रूरल एरियाज जो थे उन एरियाज में अभी भी जो कैथोलिक है, क्योंकि गांव के लोग अभी भी क्या है, भोले भाले सीधे साधे, है ना, तो वो उनको रेशनलिज्म, उनको तार्किकता से उतना ज़्यादा जीता नहीं जा सकता था। इसलिए अभी भी हमारे जो रूरल एरियाज हैं उन रूरल एरियाज में आपको कैथोलिक के रूट्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन स्पेशली जो टाउन्स के इलाके हैं उन टाउन्स के इलाकों में आपको बड़े पैमाने पर हमारा प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो है उसकी सक्सेस दिख जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मार्टिन लूथर किंग के अलावा मतलब अब बहुत सारे जर्मन सुधारक हैं, सुधारवादी हैं, ठीक है, जैसे एनाबैप्टिस्ट्स। तो ये लोग आगे जाके इन आइडियाज को और रैडिकल करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब रैडिकल का मतलब होता है कि एक तो अभी इन्होंने आपके चर्च को नकार दिया, चर्च और उसकी अथॉरिटी को, पोप की अथॉरिटी को नकार ही दिया, ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ कुछ और लोग हैं जैसे एनाबैप्टिस्ट्स है, इस तरह के रिफॉर्मर्स आएंगे और ये अपनी अप्रोच में थोड़ा सा और एग्रेसिव हो जाएंगे, थोड़ा और रैडिकल आ जाएंगे। इन्होंने इस रिफॉर्म मूवमेंट को सैल्वेशन, आइडिया ऑफ सैल्वेशन या मुक्ति के विचार से ब्लेंड कर दिया या मिला दिया, ठीक है ना। यानी ये जो सैल्वेशन है यही पूरे जो सभी प्रकार के सामाजिक ऑपरेशंस हैं इनका अंत होगा, ठीक है। मींस द आइडिया ऑफ सैल्वेशन विद द एंड ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑपरेशन, यानी पूरी तरीके से आप क्या करो, ये ऑपरेशन चल रहा है लोगों का, ऑपरेशन का मतलब होता है कुचलना, या मैं कहूं कि ये जितने भी चर्च और जो पोप हैं, जो क्लर्जीज हैं, जो इस तरह के करप्शन को फैला के रखे हैं, जो इस तरह की टीचिंग्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इन सारे प्रैक्टिसेस को ऑप्रेस करना शुरू कर दो, कुचलना शुरू कर दो। इनका दमन करना ही एकमात्र क्या होगा, सैल्वेशन होगा। तो मुक्ति हमें तभी मिलेगी जब इन सभी सामाजिक कुरीतियों का क्या होगा, दमन होना शुरू हो जाएगा। अब हालांकि ये ज्यादा रेडिकल आइडिया था, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग सिर्फ ये कह रहा था कि वो एक अच्छा मॉन्क था, आप कह सकते हैं कि एक सही सन्यासी है जो धर्म की तरफ सही मायने में लोगों को लेके जा रहा है। तो वो हिंसक नहीं था, ऑब्वियस ही बात है, वायलेंट तो होगा भी नहीं। तो वो सिर्फ ये कह रहा था कि आप धर्म के इस विकृत डिफॉर्म वाले स्वरूप को छोड़कर
जो सही मायने का रिलीजन है, प्योर ओरिजिनल रिलीजन, उधर आओ। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो ऑब्वियस सी बात है उतने बड़े लेवल पर तो नहीं है मार्टिन लूथर के, तो इन्होंने क्या है आइडिया ऑफ सैल्वेशन प्रपोज किया कि देखो सैल्वेशन या मुक्ति ही जो है वो इन सारे ऑपरेशन से, या ऑपरेशन का मतलब हो गया कि जो कुरीतियां, जो दमन है, यानी हम जो हमारे ऊपर दमन हो रहा है चर्च वगैरह के, ये इससे मुक्ति, इनको यानी कुचलना ही हमारी मुक्ति होगी बेसिकली। ठीक है, चलो अब इन लोगों ने किसी भी तरीके से टैक्स वैक्स देना बंद कर दिया, ठीक है, और तमाम जितनी भी प्रैक्टिसेस थी चर्च की उनको भी उसके अगेंस्ट रेडिकल और एग्रेशन करने लग गए। तो इस आइडिया को मार्टिन लूथर किंग सपोर्ट नहीं करेगा। मार्टिन लूथर किंग का सिंपल कहना है, ठीक है ना, कि देखो अब द फेथ एंड द बाइबल, हैव फेथ इन द जीसस एंड बाइबल, ये दो चीजें हैं जो आपको आगे लेके जाएंगी। इसके अलावा रेडिकलाइज्म से कुछ नहीं होने वाला है। तो लूथर, मार्टिन लूथर जो है, ही डिड नॉट सपोर्टेड रेडिकलिज्म, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कहा जर्मन रूलर्स को कि आप, ठीक है, देखो ऐसा है, सप्रेस वगैरह जो है वो कर सकते हैं मजदूरों को, ठीक है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए क्योंकि ये लोग हैं जो कर नहीं दे रहे हैं, ये लोग हैं जो व्यवस्था के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। तो हम उसके पक्ष में नहीं है कि आप सारी चीजें बंद कर दो, ना टैक्स दो, ना कुछ करो, अदरवाइज पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। हम तो सिर्फ धर्म को स्वच्छ बनाने के पक्ष में हैं, हम सिर्फ धर्म को उसके ओरिजिनल नेचर में, उसके ओरिजिनल फॉर्म में एस्टैब्लिश करने के पक्ष में हैं, ना कि हम एक वायलेंट, एक कहें सेक्ट बना दें, हिंसा का एक माहौल बना दे चारों तरफ, जिसमें दो वर्गों के बीच में टसल होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है मार्टिन लूथर का आइडिया होगा। क्लियर है? होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवेंचुअली इन फ्रांस, as in many other parts of Europe, the Catholic Church allowed Protestants to worship as they choose. इस रिफॉर्म का धीरे धीरे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट है इसका धीरे धीरे आपको लाभ मिलना शुरू हुआ। और हम ये जो बात कर रहे हैं डिबेट विद इन क्रिश्चियनिटी, इसमें आप देख रहे हो डिबेट कहां से शुरू हुआ। डिबेट उस ओरिजिनल मतलब धर्म के विकृत स्वरूप के साथ शुरू हुआ, फिर हम गए पीछे और हमने देखा कि ओरिजिनल स्वरूप क्या था, और इसके बाद फिर हम फिर से उसी विकृत स्वरूप में आए, और इवन हमने देखा कि कहां कहां धर्म का जो स्वरूप था, धर्म का जो एक्चुअल फॉर्म था, वो डेविएट हो गया था, वो विचलित हो गया था। और अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से विद इन क्रिश्चियनिटी, यानी क्रिश्चियनिटी में ही इस चीज को लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि हाँ, हमें सुधार करने होंगे। इसीलिए समय के साथ साथ फ्रांस के कई चर्चों में क्या हुआ, फ्रांस के ही नहीं और बल्कि यूरोप के कई दूसरे भागों में जो चर्च थे, कैथोलिक चर्च थे, ध्यान रखना, जिनका विरोध प्रोटेस्टेंट्स कर रहे थे, रिफॉर्म मूवमेंट वाले जिनका विरोध कर रहे थे, इन्हीं लोगों ने अपने चर्च में प्रोटेस्टेंट्स को वर्शिप करने के लिए अलाउ किया। मतलब जिस भी मेथड से आप पूजा करना चाहें, जिस भी मेथड से आप वर्शिपिंग करना चाहें, वो आप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंग्लैंड में तो यहां तक स्थिति हुई कि जो शासक वर्ग है, रूलर है, इसने अपने संपर्क जो है पोप के साथ क्या कर लिए, उसका अंत कर लिया। यानी इंग्लैंड के राजाओं का कहना था कि पोप जो है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुके हैं, और पोप एक तरीके से पॉलिटिकल लीडरशिप को सीधे चैलेंज कर रहे हैं, इसलिए पोप के साथ राजा के कोई भी संबंध नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। और उन्होंने ये डिक्लेयर किया, जो यूरोपियन किंग, इंग्लैंड के किंग हुए, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि देखो ऐसा है, जो ये अथॉरिटी जा रही है, जो पोप को अथॉरिटी जा रही है, वो बेसिकली राजाओं से ही गई थी। रोमन साम्राज्य, वो डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन का जिक्र तो ये करते ही थे अक्सर। तो उन्होंने कहा कि देखो, हम ही जो थे, हमारे पूर्वजों के थ्रू ही कहीं ना कहीं, या राजतंत्र के थ्रू ही कहीं ना कहीं इन चर्च के अधिकारियों के जुडिशियल और फाइनेंशियल पावर्स जा रहे थे, और हम चाहें तो उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं कहीं। तो वास्तविकता में चर्च का जो अधिकारी होना चाहिए, जो सुप्रीम हेड होना चाहिए, वो राजा रानी होना चाहिए। तो नया कंसेप्ट ये लेके आएंगे इंग्लैंड के राजा। द किंग एंड क्वीन वॉज फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, यानी अब उस समय के बाद चर्च का मुख्य कौन होगा, चर्च का मुख्य प्रतिनिधि कौन होगा, वहां का राजा या रानी होगा, ध्यान रखना, ठीक ना। तो कैथोलिक चर्च इन आइडियाज से अपने आप को बचा भी नहीं पाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये वो आइडियाज थे जो चर्च के एग्जिस्टेंस को खत्म कर देते। अगर ये वो समय था जिसको चर्च ने बहुत अच्छे से पहचाना, ईसाई मिशनरियों ने और उस समय के पोप्स ने, कम से कम इतने बौद्धिक व्यक्ति तो थे ही, इतनी समझ तो रखते ही थे कि जिस तरह का माहौल है, अगर हमने उसी को कंटिन्यू रखा तो क्या होगा, बड़े लेवल पर ऐसी स्थिति आएगी जब इतिहास के पन्नों से हम
मिट जा चुके होंगे, खत्म हो चुके होंगे। इसलिए कैथोलिक चर्च जो होगा वो अपने आप को इससे भागता हुआ नहीं पाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि यार कहां से अब बचा जाए, किस तरीके से इस स्थिति से निपटा जाए। ठीक है, उनको समझ में आ गया कि अब क्या करना होगा, अब हमें रिफॉर्म करना होगा फ्रॉम विद इन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसी को हम रिफॉर्म मूवमेंट कहते हैं, जब क्रिश्चियनिटी अपने आप में रिफॉर्म करना शुरू करेगी। ध्यान रखना, स्पेन में, इटली के शहरों में जो चर्च के लोग थे, चर्च की जो अथॉरिटीज थे, वो साधारण जीवन जीना शुरू कर देंगे। ठीक है, वास्तविक धर्म को, सेवा को, गरीबों की सेवा को अपना मुख्य धर्म मानना शुरू कर देंगे। जो धर्म अभी हम कुछ देर पहले इसी वीडियो में प्रैक्टिस कर रहे थे कि जीसस क्राइस्ट क्या कहते थे। ठीक है, जीसस क्राइस्ट फेथ रखने के लिए, गरीबों को सेवा करने के लिए, इन बातों पर जोर देते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अलग चीज होने लग गई थी। अब स्पेन और इटली के चर्चों में क्या हुआ, वही साधारण जीवन जीना, सिंपल लाइफ जीना और सर्विस को अपना एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो टूल के तौर पर मानना। ठीक है, इन्हीं में से आपके एक पर्सन है स्पेन में, ठीक है, इग्नेटियस। तो इग्नेटियस एक बहुत रिलीजियसली इंक्लाइंड पर्सन है, जो आगे जाके सोसाइटी ऑफ जीसस एस्टैब्लिश करेगा 1540 में। ठीक है ना, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो प्रोटेस्टेंट्स को डिफीट करना था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो प्रोटेस्टेंट्स को, या प्रोटेस्टेंटिज्म जो है, यानी कैथोलिक्स के अगेंस्ट जाने वाले जो लोग हैं, मार्टिन लूथर के जो फॉलोअर्स हैं, उनको डिफीट करने के लिए या उनको काउंटर करने के लिए आगे सोसाइटी ऑफ जीसस को एस्टैब्लिश करेगा। ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, चलो, और आगे जाके इसके फॉलोअर्स जो है वो जेसाइट्स कहलाए। क्लियर है, इनका मिशन क्या था, देयर मिशन वाज टू सर्व द पुअर। अब देखो, काउंटर आप भले आज के डेट में कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जब ये रियलाइजेशन हुआ ना कि आप में कमियां थी, तब आपने शुरू किया ना। तो अब आप प्रोटेस्टेंट्स को काउंटर करो चाहे ना करो, ये तो एक तरीके से रिफॉर्म मूवमेंट का हिस्सा ही हो गया ना, है ये रिफॉर्मेशन। अब इसमें काउंटर करने वाली कोई बात ही नहीं रही। अगर आप उस धर्म को जिएंगे जिस धर्म को जीसस क्राइस्ट सही मायने में एस्टैब्लिश करके जा रहे हैं, तो फिर आपको काउंटर करने की तो वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां खैर फिर भी इसने अलग से एस्टैब्लिश किया, ताकि एक तरीके से एक नए बैनर के थ्रू वो क्या कर सके, वो उस पुराने कैथोलिक धर्म को एस्टैब्लिश कर सके। क्लियर है, लेकिन क्योंकि अब वो पुराना कैथोलिक जो ट्रेडिशन है वो अपने रेक्टिफाइड फॉर्म में है ना, सुधरे हुए रूप में आ गया, वो ये बिगड़ा हुआ रूप नहीं था। तो इग्नाटियस के जो फॉलोअर्स थे, इनको जेसाइट्स कहा गया, और इनका मिशन था बेसिकली गरीबों की सेवा करना। ठीक है, और बाकी के उस समय के जो प्रचलित धर्म हैं, उन धर्मों के बारे में जानकारी एकत्रित करना। इस तरीके से कुल मिलाकर आप देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी के अंदर कई उतार चढ़ावों के बाद क्रिश्चियनिटी का वास्तविक स्वरूप स्थित हुआ। कहीं ना कहीं करप्शन तो संसार में रहता ही है, आज, कल, हमेशा, और आगे भी रहेगा। तो उन बातों को तो आप इतिहास से जोड़ के रखें, है ना, तो आपको वर्तमान भी समझ में आता रहेगा और इतिहास तो समझ में आता ही रहेगा। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।